आप देख रहे हैं $43 मिलियन का स्टेल्थ फाइटर, जो अब तक का सबसे उन्नत एयर सुपीरियोरिटी मशीन है जो कभी रनवे से उड़ा है। ये एक ऐसा जेट है जिसे शुरू से ही इस तरह बनाया गया है कि वो दुश्मन की पूरी वायुसेना को तबाह कर दे, इससे पहले कि उन्हें इसकी मौजूदगी का पता भी चले। और 4 फरवरी 2023 को इसने लगभग 2 दशकों की फ्रंटलाइन सेवा में पहली बार पुष्टि प्राप्त एयर टू एयर किल दर्ज की। उसका निशाना क्या था? एक बड़ा सा पुराना गुब्बारा। तो हाँ, रैप्टर को धरती के सबसे खतरनाक फाइटर्स का शिकार करने के लिए बनाया गया था, और इसका पहला आधिकारिक शिकार था गैस से भरा एक धीमा चलता हुआ गुब्बारा, जो लगभग 3 बसों के बराबर था। हम बाद में वापस आएंगे कि वो मुठभेड़ असल में कैसे हुई थी। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे महंगे एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के लिए ये शुरुआत थोड़ी अजीब है, तो खैर स्वागत है, क्योंकि अजीब विरोधाभास ही इस विमान की पूरी पहचान है। सिमुलेटेड कॉम्बैट एक्सरसाइज में F-22 ने नकली विरोधियों के खिलाफ हैरान कर देने वाला किल रेशियो हासिल किया है, और हर एक की कीमत करीब $143 मिलियन है जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है। लगभग उतना ही जितना आप एक बिल्कुल नए बोइंग 737 एयरलाइनर के लिए चुकाते हैं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन अफवाहों के मुताबिक लगभग भौरे के आकार का है, हालांकि असली आंकड़ा कई स्तरों की गोपनीयता के पीछे छुपा हुआ है। और हाँ, गोपनीयता के कई स्तर इस वीडियो में बार बार सामने आने वाले हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो इतनी असाधारण मशीन आखिरकार गुब्बारा फोड़ने के लिए कैसे मशहूर हो गई, और इसके पायलटों ने खुद को कभी असफल प्रयोग के टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में क्यों बताया था? साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनमें से 200 से भी कम क्यों बनाए, और फिर पूरे प्रोजेक्ट को बंद क्यों कर दिया? और एक जेट जिसका प्रदर्शन रिकॉर्ड असाधारण था, वह अस्पष्ट शारीरिक घटनाओं को लेकर उठे संकट में कैसे फंस गया? ये है F-22 रैप्टर के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। तो आखिर ये चीज असल में है क्या? सारी कहानियों और उसकी चौंका देने वाली कीमत के पीछे अगर आप सारी किंवदंतियों को हटा दें, तो F-22 रैप्टर है, सबसे साधारण शब्दों में कहें तो यह एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। एक ऐसी मशीन जिसे आसमान पर कब्जा करने और उसे किसी भी मूर्ख प्रतिद्वंदी से बचाए रखने के लिए बनाया गया है। जब यह सेवा में आया तो यह दुनिया का पहला परिचालन योग्य 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बन गया। इस लेबल को पाने के लिए एक विमान को एक साथ कई मुश्किल चीजों को जोड़ना पड़ता है। रडार पर कम दिखने वाली स्टेल्थ बनावट, सुपर क्रूज यानी आफ्टर बर्नर जलाए बिना ध्वनि से तेज उड़ने की क्षमता, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन जो कई स्रोतों की जानकारी को एक साफ तस्वीर में बदल देता है, और असली फुर्ती, ये सब एक ही एयरफ्रेम पर। पहले भी कई जेट्स ने इनमें से एक या 2 चीजें हासिल की हैं। रैप्टर पहला था जिसने ये सारी खूबियां एक साथ पेश की। इसका मुख्य मिशन है एयर डोमिनेंस। रैप्टर को मिट्टी की झोपड़ियों पर बम गिराने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे क्लोज एयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन नहीं किया गया था, जो सैनिकों के ऊपर मंडराता रहे, और इसे कभी भी हर तरह का काम करने वाले बहुभूमिका वाले भरोसेमंद विमान के रूप में नहीं सोचा गया था। इसके अस्तित्व का पूरा कारण है दुश्मन के विमानों को ढूंढना, उन्हें नष्ट करना, और दुश्मन के पायलटों को आसमान से इतना डरा देना कि वे अपने जेट्स को रनवे पर ही छोड़ना पसंद करें। ये एक ऐसा फाइटर है जिसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीतने के लिए डिजाइन किया गया है, जब दूसरी तरफ को पता भी ना चले कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो फिर ये विमान फाइटर जेट्स के परिवार में कहां आता है? तो आप रैप्टर को प्रसिद्ध F-15 ईगल का सीधा उत्तराधिकारी मान सकते हैं। वह फाइटर जिसने 1980 और 1990 के दशक में आसमान पर राज किया था। इसका अक्सर F-35 लाइटनिंग डो के साथ भी नाम लिया जाता है, लेकिन ये दोनों जुड़वा नहीं बल्कि समकक्ष हैं, क्योंकि छोटा सिंगल इंजन वाला F-35 एक बहुभूमिका वाला हर तरह का काम करने वाला विमान है, जबकि ट्विन इंजन वाला F-22 एक विशेषज्ञ है। इसे एक खास काम के लिए बनाया गया है, वो भी बेहद शानदार तरीके से। और ये B-2 बॉम्बर या F-117 जैसे स्टेल्थ विमानों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें चुपके से घुसकर बम गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, किसी भी हालत में डॉग फाइट जीतने के लिए नहीं। फिर आती है इसकी दुर्लभता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 187 ऑपरेशनल प्रोडक्शन F-22 बनाए हैं, या 195 विमान अगर 8 टेस्ट फ्रेम भी शामिल कर लें। इससे रैप्टर बेड़ा वायुसेना के विशाल F-16 बेड़े की तुलना में काफी छोटा हो जाता है, और ये हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर उड़ता है। रैप्टर की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, जो कि 15 किलोमीटर से भी ऊपर है। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी से 6 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, इतनी पतली हवा में कि सुरक्षित उड़ान पूरी तरह से प्रेशराइजेशन, ऑक्सीजन और ढेर सारे सुरक्षा उपकरणों पर निर्भर करती है। तो F-22 कैसे बना? 3 शब्दों में कहें तो शीत युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूरोप में एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके पास दसियों हजार टैंक और विमान तैयार थे। अमेरिका का अग्रिम पंक्ति का फाइटर था F-15 ईगल, और वो शानदार था, आसमान का निर्विवाद राजा, जिसका युद्ध रिकॉर्ड दर्जनों दुश्मन विमानों को मार गिराने का था, बिना किसी एयर टू एयर नुकसान के। लेकिन जब आपका सबसे अच्छा फाइटर 10 साल बाद भी काफी अच्छा न हो, तो आप क्या बनाते हैं? तो नवंबर 1981 में अमेरिकी वायुसेना ने औपचारिक रूप से एक उन्नत सामरिक लड़ाकू विमान की आवश्यकता को पहचाना। एक अगली पीढ़ी की मशीन जो अंततः ईगल की जगह ले सके और सोवियत खतरों का मुकाबला कर सके, जिन्हें खुफिया विश्लेषक क्षितिज पर आते देख सकते थे।
ईगल अभी जीत रहा था, लेकिन अभी कभी स्थायी नहीं रहता। सोवियत लोग Su-27 फ्लैंकर और MiG-29 को पेश कर रहे थे, दो फुर्तीले नए फाइटर जेट्स जो सच में F-15 के साथ टक्कर ले सकते थे। इनके साथ ही बेहतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवाई प्रारंभिक चेतावनी रडार विमानों और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों का जाल भी मजबूत हो रहा था। इन सब का मकसद था कि पूर्वी यूरोप के आसमान को किसी भी पश्चिमी पायलट के लिए जानलेवा बना दिया जाए। वॉशिंगटन में डर सीधा था कि ईगल को जो आरामदायक बढ़त हासिल थी वह चुपचाप खत्म होती जा रही थी। हालांकि अमेरिका के पास एक नया तुरुप का पत्ता था। गुप्त F-117 नाइटहॉक ने साबित कर दिया था कि स्टेल्थ कोई कल्पना नहीं है। आप सच में एक विमान को इस तरह आकार दे सकते हैं और उस पर परत चढ़ा सकते हैं कि वह रडार से लगभग गायब हो जाए। लेकिन F-117 धीमा था। यह एक कोणीय नाइट बॉम्बर था जो अंधेरे में सीधी रेखाओं में उड़ता था और लड़ाई से बचता था। उस स्टेल्थ जादू को एक सुपरसोनिक फुर्तीले डॉग फाइटर में बदलना जो फ्लैंकर से तेज उड़ सके कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। किसी ने भी कभी अदृश्यता और हवाई युद्ध की तीव्रता को एक ही विमान में नहीं जोड़ा था और बहुत से इंजीनियरों को शक था कि ऐसा किया भी जा सकता है। कई लोगों ने इस विशाल विचार को आगे बढ़ाया। सामरिक वायु कमान के जनरल रॉबर्ट बॉब डिक्सन ने यह तय करने में मदद की कि एयरफोर्स वास्तव में ऐसे जेट से क्या चाहती है, और एडवर्ड पी एल्ड्रिच जो एयरफोर्स सेक्रेटरी थे ने इस प्रोग्राम को इस दिशा में आगे बढ़ाया कि प्रतियोगिता सिर्फ कागजी प्रस्तावों से नहीं बल्कि उड़ने वाले प्रोटोटाइप से तय हो। ये लोग हल्के हथियारों से लैस दुश्मनों के खिलाफ धूल भरे युद्धों के लिए कोई विद्रोह रोधी औजार नहीं बना रहे थे। वे एक भयानक उच्च स्तरीय युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे जिसमें उनका मुकाबला एक समान शक्ति वाली महाशक्ति से होना था। ऐसा युद्ध जिसकी सभी लोग दिल से उम्मीद करते थे कि वो कभी ना आए। स्पॉइलर अलर्ट, अच्छी खबर यह है कि ऐसा हुआ नहीं। उनके दिमाग में जो पैमाना था वो चौंका देने वाला था। मूल योजना के अनुसार लगभग 750 ऐसे फाइटर बनाए जाने थे जो किसी बड़े जंबो जेट प्रोग्राम के स्तर की उत्पादन संख्या थी। ये संख्या एक पूरी पीढ़ी के लिए अमेरिकी वायु शक्ति की पूरी फ्रंट लाइन को फिर से लैस करने के लिए पर्याप्त थी। 1986 तक इस प्रोग्राम के लिए एक समर्पित टीम इसे आगे बढ़ा रही थी और यह एक छोटा सा संकेत है कि इस जेट की जड़ें कितनी गहरी हैं। यही वो साल था जब टॉप गन ने सिनेमाघरों में धूम मचाई थी और एक पूरी पीढ़ी के किशोरों को भर्ती कार्यालयों की ओर दौड़ाया था। एक बार जब एयरफोर्स ने यह तय कर लिया कि उसे ठीक ठीक क्या चाहिए, तब असली मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद अमेरिकी उद्योग को विमानन के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी होमवर्क सौंपा गया और उद्योग जगत, जैसा कि उम्मीद थी, दौड़ पड़ा, क्योंकि जो अनुबंध दिया जा रहा था उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सितंबर 1983 में एयरफोर्स ने 7 एरोस्पेस कंपनियों को कॉन्सेप्ट डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट सौंपे। उन्हें खुली छूट दी गई कि एक उन्नत सामरिक लड़ाकू विमान आखिर दिखेगा कैसा। वहीं इंजन की दिग्गज कंपनियां प्रैट एंड विटनी और जनरल इलेक्ट्रिक ने उन इंजनों पर गंभीर काम शुरू किया जिन्हें इस विमान को आफ्टर बर्नर के बिना ही ध्वनि की गति से आगे ले जाना था। 7 कंपनियां सभी अपनी अपनी तरह से भविष्य का खाका तैयार कर रही थीं। सभी एक ही विशाल इनाम के पीछे दौड़ रही थीं। सितंबर 1985 तक एयरफोर्स ने अपनी मांगों को प्रस्तावों के लिए औपचारिक अनुरोध में बदल दिया और जिन 2 खूबियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वे थीं स्टेल्थ और सुपर क्रूज। दूसरी जरूरत तो वाकई सबसे मुश्किल थी। उस समय के इंजन निर्माताओं के लिए यह लगभग नामुमकिन सी समस्या थी। फिर आया चयन का पल। 31 अक्टूबर 1986 को एयरफोर्स ने पूरे मैदान को सिर्फ 2 प्रतिस्पर्धी टीमों तक सीमित कर दिया, बोइंग और जनरल डायनेमिक्स, और नॉर्थरॉप ने मैकडॉनल्ड डगलस के साथ साझेदारी की। इन सभी कॉर्पोरेट चालबाजियों के बीच इंजीनियरिंग की चुनौती वाकई जबरदस्त थी। नए फाइटर के इंजनों को बिना आफ्टर बर्नर के ही उसे ध्वनि की गति से आगे ले जाना था, जबकि उसका एयर फ्रेम रडार से अदृश्य रहे और आसमान में नजदीकी लड़ाई जीतने के लिए काफी फुर्तीला भी हो। इंजन की प्रतियोगिता खुद 2 तक सिमट गई थी। प्रतिद्वंदी डिजाइन प्रैट एंड विटनी YF-119 बनाम जनरल इलेक्ट्रिक YF-120। हर टीम का दावा था कि उसने सुपर क्रूज की पहेली सुलझा ली है। हालांकि पसंदीदा टीमें भी रास्ते में लड़खड़ा गईं। लॉकहीड की शुरुआती YF-22 अवधारणा को बताया जाता है कि 1987 की गर्मियों में फाड़ कर पूरी तरह से बदल दिया गया था, जिसमें विंग को डायमंड जैसी आकृति में बदल दिया गया और कई सुधार किए गए ताकि एक साथ बेहतर स्टील्थ और बेहतर फुर्ती हासिल की जा सके। शेरमैन मुल्लन, जो लॉकहीड के ATF प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, ने उस रिस्क रिडक्शन रीडिजाइन को आगे बढ़ाया, क्योंकि टीम को यह समझ आ रहा था कि वो एक ही समय में कितनी अभूतपूर्व समस्याएं हल करने की कोशिश कर रही है। पीट एल्ड्रिज ने जानबूझकर पूरी प्रतियोगिता को कागजी वादों के बजाय असली उड़ने वाले प्रोटोटाइप्स के इर्द गिर्द तैयार किया था, जिससे दोनों टीमों को असल में विमान बनाना पड़ा और हवा में उन अवधारणाओं को साबित करना पड़ा जहां वे नतीजों में कोई हेरफेर नहीं कर सकते थे। 1990 तक लगभग 1 दशक के डर, महत्वाकांक्षा और बेहद महंगे इंजीनियरिंग के बाद ये अब सिर्फ ड्राइंग्स और विंड टनल मॉडल्स का ढेर नहीं था। 2 अजीब, कोणीय, एलियन जैसे दिखने वाले जेट आखिरकार हैंगर से बाहर आ रहे थे, उड़ने के लिए तैयार और अमेरिकी वायु शक्ति के भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार। तो उन सभी वर्षों के मॉडल्स और विंड टनल्स के बाद आखिरकार बात 2 उड़ने वाली मशीनों पर आ गई और वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती थीं। 29 सितंबर 1990 को लॉकहीड के टेस्ट पायलट डेव फर्ग्यूसन ने एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस की रनवे से पहली YF-22 को मोहावे रेगिस्तान के सूखे विस्तार में उड़ान भराई और वायु शक्ति का लंबे समय से वादा किया गया भविष्य अचानक काफी हकीकत जैसा लगने लगा।
कुछ हफ्ते बाद 25 अक्टूबर को मेजर मार्क सैकलफोर्ड उसमें बैठे और उस चीज को उड़ाने वाले पहले अमेरिकी वायुसेना के पायलट बने। लेकिन लॉकहीड अकेली टीम नहीं थी। नॉर्थरॉप और मैकडॉनल्ड डगलस ने YF-23 बनाई थी। और अगर आप दोनों प्रोटोटाइप को साथ साथ रखें तो आप देखेंगे कि हवा में जीत कैसी दिखनी चाहिए, इसके दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। YF-23 एक लंबा, चिकना, लगभग सांप जैसा तीरनुमा विमान था जिसे खालिस रफ्तार के लिए अनुकूलित किया गया था और तर्क किया जा सकता है कि अपने प्रतिद्वंदी से भी बेहतर स्टेल्थ थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो आसमान को चीरते हुए निकलना चाहती थी, मूल रूप से अदृश्य। इसके विपरीत YF-22 इस जोड़ी में ज्यादा ताकतवर और आक्रामक दिखने वाला था, जिसे फुर्ती और एक खास ट्रिक के इर्द गिर्द बनाया गया था जो दूसरे जेट में नहीं थी। वह ट्रिक थी थ्रस्ट वेक्टरिंग, जो कि जेट को हवा में एक अतिरिक्त काज देने जैसा है, जिससे वह अपनी नाक को घुमा सके और खुद को ऐसे तीखे मोड़ों में घुमा सके जो पारंपरिक फाइटर बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉर्थरॉप के डिजाइनरों ने यह सोचकर दाव लगाया था कि रफ्तार और स्टेल्थ नजदीकी लड़ाई की फुर्ती से ज्यादा मायने रखेंगे। और इस सोच के पीछे के लोगों में से एक थे जॉन योस्ट, जो नॉर्थरॉप के इंजीनियर थे और जिन्होंने YF-23 के शानदार डिजाइन में सालों लगाए थे। योस्ट और उनके साथियों को यकीन था कि उन्होंने बेहतर विमान बनाया है और आज भी विमानन जगत का एक अड़ियल तबका चुपचाप उनसे सहमत है। तो आखिर किसने जीत हासिल की? 23 अप्रैल को 1991 में एयरफोर्स के सचिव डोनाल्ड राइस सामने आए और उन्होंने घोषणा की कि लॉकहीड का YF-22 इस प्रतियोगिता में जीत गया है और प्रैट विटनी का F-119 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F-120 इंजन को हराकर इसे शक्ति देने का अधिकार हासिल कर चुका है। राइस का सार्वजनिक तर्क इस विचार पर काफी निर्भर था कि लॉकहीड का प्रस्ताव कम विकास जोखिम के साथ आता है, यानी एयरफोर्स ने इसे एक सुरक्षित विकल्प माना जिससे बजट के भीतर ही काम पूरा हो सके और पूरा प्रोजेक्ट पैसों की बर्बादी में न बदल जाए। क्या वो निर्णय समय के साथ सही साबित हुआ? ये एक सवाल है जिस पर हम आज के वीडियो में बार बार लौटेंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि आप उस कमरे में बैठे एक नॉर्थरॉप इंजीनियर हैं जब ये फैसला सुनाया जाता है। आपने YF-23 पर लगभग एक दशक तक मेहनत की है। आपको सच में लगता है कि ये बेहतर मशीन है और एक ही वाक्य में आपका सारा काम बस खत्म हो जाता है। नॉर्थरॉप के प्रोग्राम स्टाफ को प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया और दोनों YF-23 प्रोटोटाइप म्यूजियम की वस्तुएं बन गए और एक ऐसा डिजाइन जिसे कई अंदरूनी लोग आज भी सबसे बेहतरीन स्टेल्थ विमान मानते हैं, उसे चुपचाप एविएशन इतिहास के फुटनोट्स में डाल दिया गया। अब अगर आप उसी दोपहर लॉकहीड में हैं तो ये लगभग अमरता पाने जैसा है, क्योंकि आपने अभी अभी दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर विमान को बनाने का अधिकार जीत लिया है। लॉकहीड ने एक ऐसे जेट को बनाने का अधिकार जीत लिया था जिसे शुरू से ही यूरोपीय युद्ध भूमि पर सोवियत फाइटरों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया था, ठीक उसी समय जब वो युद्ध भूमि और असल में पूरा सोवियत संघ ही नक्शे से गायब होने वाला था। अगस्त 1991 में फ्लाई ऑफ जीतने के कुछ ही महीनों बाद F-22 ने औपचारिक रूप से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट में प्रवेश किया। ये वो चरण था जब आप सपने देखना बंद करते हैं और वास्तव में एक सेवा के लिए तैयार विमान बनाना शुरू करते हैं। कार्यक्रम को आखिरकार विजेता प्रोटोटाइप को असली लड़ाकू विमानों के बेड़े में बदलने के लिए मंजूरी मिल गई, जिसमें वो सारी धनराशि और राजनीतिक समर्थन शामिल था जो इसकी आवश्यकता थी। फिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ने खुद को भंग कर दिया। वह सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन जिसके खिलाफ F-22 को कभी डिजाइन किया गया था अब अस्तित्व में नहीं रहा, जिस वजह से एक दशक पहले पेंटागन की ब्रीफिंग रूम में उन्नत सामरिक लड़ाकू विमान का सपना देखा गया था, वो देश के रूप में अब अस्तित्व में ही नहीं रहा। लॉकहीड ने फाइटर प्रतियोगिता ठीक उसी समय जीती जब इतिहास ने यह सवाल उठाया कि क्या हमें इसकी जरूरत भी थी। रैप्टर को सोवियत वायुसेना द्वारा मध्य यूरोप के मैदानों पर भेजे जाने वाले Su-27 और MiG-29 के झुंडों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए डिजाइन किया गया था और अब सोवियत वायुसेना को नई स्वतंत्र गणराज्यों के बीच बांटा जा रहा था। उसके आधे फाइटर ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण टूटी फूटी रनवे पर खड़े थे। जिस खतरे के लिए यह जेट बनाया गया था वो अब खत्म हो चुका था और आलोचकों की ओर से एक दूसरा सवाल भी उठ रहा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म उसी साल की शुरुआत में खत्म हो गया था और उसमें अमेरिकी चौथी पीढ़ी के विमान F-15 और F-16, जिनकी जगह रैप्टर को लेना था, ने इराकी वायुसेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। गठबंधन बलों ने लगभग 35 दुश्मन विमान हवाई मुकाबलों में मार गिराए, जबकि दुश्मन के फाइटर से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर अमेरिका के पास पहले से मौजूद जेट्स इतनी जबरदस्त जीत हासिल कर सकते हैं तो अगला साफ सवाल था, आखिर आपको कहीं ज्यादा महंगे फाइटर की जरूरत ही क्यों है? आप तो पहले से ही पूरी तरह हावी हैं। यह सवाल 90 के दशक में कांग्रेस में बहुत बड़ा था, जहां रक्षा विश्लेषक और बजट पर नजर रखने वाले लोग यह पूछने के लिए एकजुट हो गए थे कि क्या अब उन्नत सामरिक लड़ाकू विमान एक ऐसी समस्या का बेहद महंगा और आडंबरपूर्ण हल बन गया है जो अब खत्म हो चुकी है। यह दबाव सीधे एयरफोर्स और लॉकहीड पर आ गया, जिन्हें अचानक ये साबित करना था कि उनका जेट शानदार है। सिर्फ इतना नहीं, मेरा मतलब है सब मानते थे कि वो शानदार है, लेकिन ये भी कि दुनिया अभी इतनी खतरनाक है कि इस शानदार विमान का निर्माण करना जायज है। पूरी बिक्री की रणनीति को लगभग रातों रात बदलना पड़ा। हमें सोवियत से बचने के लिए इसकी जरूरत है से बदलकर ये कहना पड़ा कि भविष्य अनिश्चित है और हम जो भी आगे आए उसमें पीछे नहीं रह सकते। 1993 में जब बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी और वॉशिंगटन में शांतिपूर्ण नए विश्व व्यवस्था को लेकर आशावाद की लहर थी, तो ये तर्क देना वाकई बहुत मुश्किल था। रैप्टर का जन्म उस युद्ध के लिए हुआ था जिसे इतिहास ने अभी अभी रद्द कर दिया था और अगले कई वर्षों तक इसके समर्थकों को ये जोर देना पड़ा कि कोई और खतरनाक दुश्मन अंततः उभरेगा
जिससे ये भारी भरकम निवेश सार्थक हो जाएगा। अब वे सही साबित हुए, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में यह पूरी तरह से एक तर्क था, कोई तथ्य नहीं। इन सभी रणनीतिक चिंताओं के बावजूद जॉर्जिया के मैरिएटा में एक फैक्ट्री में विमान का ढांचा लगातार तैयार होता रहा और 9 अप्रैल 1997 को पहला उत्पादन मानक F-22 से आखिरकार दिन के उजाले में बाहर आया। और उन्होंने यह चुपचाप नहीं किया। रोल आउट समारोह में लेजर, धुआं, गूंजती हुई संगीत और बहुत सारी देशभक्ति से भरी मंच सज्जा शामिल थी। इस तरह का शो जैसा आप उम्मीद करेंगे कि कोई सुपर हीरो अंधेरे से बाहर आ रहा हो, ना कि कोई हवाई जहाज हैंगर छोड़ रहा हो। लेकिन फिर भी ये वाकई बहुत शानदार था। उन्होंने इसका नाम रैप्टर 1 रखा और इसे एक भव्य नाम दिया, स्पिरिट ऑफ अमेरिका। सुनने में किसी पुराने जहाज जैसा लगता है। खैर, जैसा कि हमने पहले बताया, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस नए जेट को वायु शक्ति में क्रांति का उत्प्रेरक कहा, जो कि उस विमान के लिए काफी बड़ी बात है, जिसने अभी तक 1 मिनट भी उड़ान नहीं भरी थी। पूरा कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया गया था कि कांग्रेस और जनता को यह याद दिलाया जा सके कि उन अनिश्चित वर्षों में उनके अरबों डॉलर किस चीज पर खर्च हो रहे थे, और यह दिखाने के लिए कि रैप्टर असली है, यह यहाँ है और यह हर एक पैसे के लायक था। बजट समितियों के सभी सदस्य इस पर विश्वास करते थे या नहीं, ये एक अलग बात है। असली परीक्षा तो 5 महीने बाद आई, जब ना तो कोई धुएं की मशीनें थीं और ना ही भाषण। 7 सितंबर 1997 को लॉकहीड के टेस्ट पायलट एल्फ्रेड पॉल मेट्स रैप्टर 1 में बैठे और इसे इसकी पहली उड़ान के लिए लेकर गए, जो लगभग 50 मिनट तक चली। इस उड़ान ने आखिरकार उस एकमात्र सवाल का जवाब दे दिया जो वास्तव में मायने रखता था। क्या ये विमान वास्तव में वैसे ही उड़ पाएगा जैसा इंजीनियरों ने वादा किया था? मेट्स, एक अनुभवी टेस्ट पायलट जिन्होंने कई साल पहले YF-23 भी उड़ाया था, उतने ही योग्य जज थे जितना कि कार्यक्रम ने चाहा था। उन्होंने इस भविष्य की दोनों कल्पनाओं के कॉकपिट में बैठकर अनुभव लिया था। ये विमान भी लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया था, जिसकी डिजाइन सेवा आयु लगभग 8000 उड़ान घंटों की थी, जो सामान्य शांतिकाल के उपयोग में लगभग 30 वर्षों तक चलता है, इससे पहले कि एयरफ्रेम घिस जाए। ये एक ऐसा फाइटर है जिसे आप एक बार खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक उसमें पहली बार बैठने वाले पायलट रिटायर हो जाएं, तब तक भी वो उड़ता रहेगा। रैप्टर को कभी सस्ता बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इसे निश्चित रूप से आसमान पर कब्जा जमाने के लिए एक स्थायी, पीढ़ी दर पीढ़ी निवेश के रूप में बनाया गया था। हालांकि जश्न खत्म होने के बाद सब कुछ आसानी से नहीं चला, क्योंकि इस जेट का सबसे कठिन हिस्सा कभी भी उसका ढांचा नहीं था। 1999 तक गंभीर सॉफ्टवेयर विकास में देरी सामने आने लगी थी, और ये बहुत मायने रखता था, क्योंकि F-22 की एवियोनिक्स, उसके सेंसरों को जोड़ने और उसके सिस्टम चलाने वाली लाखों लाइनों की कोडिंग, उस दौर के लिए ये एक अभूतपूर्व कंप्यूटिंग बोझ था। एक खूबसूरत एयरफ्रेम बनाना तो तुलना में ये काम का अपेक्षाकृत आसान हिस्सा था। इसे सोचने के काबिल बनाना ही वो जगह थी जहां शेड्यूल और बजट दोनों ही थोड़ा पागलपन की हद तक पहुंचने लगे। तो अब ये विमान दुनिया में मौजूद था, एक भौतिक चीज जिसे आप पास जाकर छू सकते थे। उसका नामकरण हो चुका था और वो उड़ चुका था, और कागजों पर तो वो क्रांतिकारी था। अगला स्पष्ट सवाल वही है जो पूरी मशीन को परिभाषित करता है। आखिर क्या चीज है जो इसे देखना इतना मुश्किल बना देती है? क्योंकि उस रोल आउट पर जो धुआं और लेजर थे, वो तो बस दिखावा था। रैप्टर की असली जादूगरी कभी भी वो शो नहीं था। असल में कमाल तो उसमें था जो वो दिखा नहीं रहा था। तो चलिए स्टेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? बिना किसी फिजिक्स की भारी भरकम भाषा के, क्योंकि इसकी बुनियादी सोच उससे कहीं आसान है जितनी इंजीनियरिंग इसे हकीकत में लाने के लिए चाहिए। रडार कुछ ऐसा है जैसे आप अंधेरे कमरे में टेनिस बॉल फेंकें और देखें कि कौन सी बॉल वापस लौटी है। जितनी ज्यादा बॉल्स वापस लौटी हैं, आप उतनी ही साफ देख सकते हैं कि वह क्या है। स्टेल्थ की पूरी कला यही है कि विमान को ऐसे आकार और कोटिंग दी जाए कि वो टेनिस बॉल्स कहीं और उछल जाएं और आपके पास वापस ना आए, ताकि आप अंधेरे कमरे में क्या है ये देख ना सकें। इस तरकीब में सबसे पहली और सबसे अहम चीज है आकार। अगर आप रैप्टर को ऊपर से देखें तो आप पाएंगे कि इसका प्लान फॉर्म कुछ गिने चुने, बहुत सोच समझकर एक सीध में रखे गए किनारों के इर्द गिर्द बनाया गया है, जिसमें पंख और टेल सरफेस शामिल हैं, और अलग अलग पैनल लाइंस भी एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, न कि हर दिशा में बिखरी हुई। टेल्स बाहर की ओर झुकी हुई हैं और हथियारों को पंखों के बाहर लटकाने की बजाय अंदरूनी बे में छुपा कर रखा गया है, और उन बे के दरवाजों के किनारे भी आरी जैसे वो खास जिगजैग पैटर्न में बने हैं। ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाली रडार ऊर्जा को उसके स्रोत से दूर मोड़ दे, बजाय इसके कि उसे सीधा वापस भेज दे। तो कल्पना कीजिए कि आप सोवियत युग की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट पर रडार ऑपरेटर हैं, अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और किसी आने वाले अमेरिकी जेट को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं। एक सामान्य फाइटर के खिलाफ आप मीलों दूर एक चमकदार साफ साफ दिखने वाला ब्लिप देखेंगे, लेकिन रैप्टर के खिलाफ आपको शायद एक छोटे पक्षी के आकार की हल्की सी झलक दिखेगी, और फिर आप सोचेंगे ये शायद कोई गड़बड़ी है। लेकिन सिर्फ आकार ही काफी नहीं है। विमान को रडार अवशोषित करने वाली सामग्री और कोटिंग से भी ढका गया है, जो ऊर्जा को वापस परावर्तित करने की बजाय उसे सोख लेती है। और ये जुनूनी ध्यान सबसे छोटे विवरणों तक जाता है, क्योंकि हर गैप, फास्टनर और पैनल के जोड़ एक संभावित परावर्तक होती है, जिसे संभालना जरूरी है। यहाँ तक कि वो खास सुनहरी टिंट वाली कैनोपी भी सिस्टम का हिस्सा है, जिसे एक पतली धातु की परत से ढका गया है, जिसे तकनीकी साहित्य में इंडियम टिन ऑक्साइड कहा गया है। ये रडार को दूर परावर्तित करने में मदद करता है और कॉकपिट के इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी पहचान देने वाले संकेत छोड़ने से रोकता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने इसे सुनहरा इसलिए बनाया क्योंकि ये बस शानदार दिखता है।
एयर इंटेक्स एस आकार के हैं ताकि दुश्मन का रडार इंजन के अंदर घूमती हुई कंप्रेसर ब्लेड्स को साफ साफ न देख सके, जो अन्यथा एक बीकन की तरह चमक उठती हैं। और चपटी एग्जॉस्ट नोजल्स रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों को कम करने में मदद करती हैं, जो इसके पीछे छूटती हैं। तो यह इसे कितना अदृश्य बना देता है। और ईमानदार जवाब यह है कि बहुत ही सीमित सर्कल के कुछ चुने हुए इंजीनियरों के अलावा कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, क्योंकि सटीक रडार क्रॉस सेक्शन पूरे प्रोग्राम में सबसे कड़ी सुरक्षा वाले आंकड़ों में से एक है। ये आंकड़ा कोण और रडार फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन रैप्टर को सचमुच अदृश्य बनाने के बजाय उसे असाधारण रूप से पता लगाना और ट्रैक करना बेहद मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जेट अपने से पहले आए किसी भी विमान की तुलना में पता लगाना बेहद मुश्किल है। जाहिर है ये सब अचानक नहीं हुआ, और ये समझने के लिए कि इसे बनाने का संस्थागत आत्मविश्वास कहां से आया, आपको स्कैंक वर्क्स नामक जगह और बेन नामक व्यक्ति की ओर देखना होगा। रिच ने लॉकहीड के प्रसिद्ध एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स डिवीजन का नेतृत्व किया और F-117 नाइट हॉक को अस्तित्व में लाने में मार्गदर्शन किया, जिससे यह साबित हुआ कि रडार को मात देने वाली स्टेल्थ तकनीक सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हासिल की जा सकती है। इस प्रोग्राम ने इंजीनियरिंग की ताकत, उपकरण और वह कठिनाई से अर्जित संस्थागत ज्ञान तैयार किया, जिसने रैप्टर की कहीं अधिक महत्वाकांक्षी स्टेल्थ को संभव बनाया। रिच अपनी आदत के अनुसार बुनियादी सोच को लेकर स्पष्ट थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि स्टेल्थ का मतलब विमान की ऊर्जा को ठीक ठीक नियंत्रित करना है, न कि पूरी तरह अदृश्य होने के किसी असंभव सपने के पीछे भागना। बेशक उस सारी जादूगरी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टेल्थ, जैसा कि सामने आया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जोड़कर भूल जाएं। ये ऐसी चीज है जिसकी आपको लगातार बेहद बारीकी से और भारी खर्च के साथ देखभाल करनी पड़ती है, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो स्टेल्थ ही वो चीज है जो रैप्टर को अपने दुश्मनों के पास चुपचाप पहुंचने और बिना देखे करीब आने देती है, जिससे वो लड़ाई का समय खुद चुन सकता है, न कि उसमें अनजाने में फंस जाए। लेकिन करीब पहुंचना ही इस जेट को इतना घातक बनाने का आधा हिस्सा है, क्योंकि एक बार जब यह वहां पहुंच जाता है, इसके पास एक और असाधारण ताकत है जो तय करती है कि कब और कहां हमला होगा। और वो ताकत है इसकी जबरदस्त, लगातार बनी रहने वाली, कम ईंधन में चलने वाली रफ्तार। ठीक है, तो चलिए इंजनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्टेल्थ आपको करीब ले आता है, लेकिन रफ्तार भी बहुत बहुत जरूरी है। रैप्टर के पीछे दो प्रैट विटनी F-119 PW-100 इंजन लगे हुए हैं। हर एक इंजन 35,000 पाउंड थ्रस्ट क्लास में है, जिसका मतलब है कि दोनों मिलकर इस जेट को लगभग 70,000 पाउंड थ्रस्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। यह एक सिंगल सीट फाइटर के लिए जबरदस्त ताकत है, और यही रैप्टर को वो खासियत देता है जो आसमान में शायद ही किसी और के पास हो। वही खासियत जो हमने पहले बताई थी, सुपर क्रूज। अधिकतर फाइटर जेट्स साउंड बैरियर को पार कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा आफ्टर बर्नर जलाकर करते हैं, जिसमें कच्चा ईंधन एग्जॉस्ट में डाला जाता है और कुछ ही देर में टैंक बहुत तेजी से खाली हो जाते हैं। रैप्टर सिर्फ ड्राई थ्रस्ट पर ही माक 1.5 से ज्यादा की स्पीड बनाए रख सकता है। इसमें आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए यह 1000 मील प्रति घंटे से भी तेज उड़ सकता है। इसका मतलब है कि ये लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है, न कि सिर्फ 30 सेकंड की तेज दौड़ में सारा ईंधन खत्म कर दे। तो कल्पना कीजिए कि आप पायलट हैं, आप वही हैं जो दो F-119 इंजनों के ऊपर बैठे हैं। जैसे ही आप टैंकर से दूर होते हैं और थ्रॉटल आगे बढ़ाते हैं, मेजर पॉल मैक्स-मोगा, पहले F-22 डेमोन्स्ट्रेशन पायलट जिन्होंने इस विमान को आम दर्शकों के सामने समझाया, उन्होंने उस पल का वर्णन किसी भी स्पेकशीट से बेहतर किया। आप टैंकर से दूर होते हैं, बर्नर ऑन करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया को फास्ट फॉरवर्ड पर डाल दिया हो। और फिर आते हैं नोजल्स, जहां चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। अगर आप रैप्टर के पीछे देखें तो आप पाएंगे कि उसके एग्जॉस्ट गोल नहीं हैं, बल्कि चपटे और आयताकार हैं, और वे लगभग 20 डिग्री तक ऊपर नीचे घूम सकते हैं। इसे थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं, और यह जेट को अतिरिक्त नियंत्रण देता है, जिससे वह अपनी नाक और पिच को ऐसे घुमा सकता है जैसे एक पारंपरिक फाइटर बिल्कुल नहीं कर सकता, खासकर कम स्पीड पर, जब सामान्य कंट्रोल सरफेस अपना असर खोने लगते हैं। ये फर्क है अपने पंखों पर बहती हवा से दिशा बदलने और अपने इंजनों से निकलती तेज हवा से दिशा बदलने में। आप सबने एयर शो की फुटेज जरूर देखी होगी, मुझे यकीन है। रैप्टर खुद को लगभग सीधी चढ़ाई में ले जाता है, अपनी पूंछ पर लटक जाता है, ऐसे करतब करता है जो उड़ान के नियमों को तोड़ते हुए लगते हैं। इसे देखना वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन अपने विमान की नाक आसमान की ओर कर देना और अपनी सारी रफ्तार खो देना असली डॉग फाइट में मरने का शानदार तरीका है, क्योंकि एक बार जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आप एक धीमा और आसान निशाना बन जाते हैं। रैप्टर की असली लड़ाकू क्षमता उसके करतब नहीं है, असली ताकत है ऊर्जा प्रबंधन। मिसाइल को आसमान के सही हिस्से में पहुंचाना इससे पहले कि दूसरा आदमी जान पाए कि आप वहां हैं, और अपने पास इतनी रफ्तार बनाए रखना कि जब चाहें वहां से निकल सकें, और फिर इस मशीन में तेजी से मुड़ने की शारीरिक हकीकत है। रैप्टर लगातार 9G का टर्न ले सकता है, और उस दबाव में आपका सिर अचानक सामान्य से कहीं ज्यादा भारी हो जाता है। आपका खून आपके सिर से निकलकर आपके जूतों की तरफ बहने लगता है, और अगर आपके पास प्रेशर सूट न हो जो आपकी टांगों को दबाए रखे और आपने बहुत अभ्यास के साथ जोर न लगाया हो, तो आप पहले ग्रे आउट होते हैं और फिर पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। जेट इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा दबाव झेल सकता है जो उसके अंदर फंसे होते हैं। हम इस मामले में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। शरीर डरावना है,
इंजन डरावने हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने वास्तव में इसे उड़ाया है और उनसे पूछे कि रैप्टर को अजय किसने बनाया, तो उनमें से लगभग कोई भी एयरफ्रेम की तरफ इशारा नहीं करेगा। वे दिमाग की तरफ इशारा करते हैं, उस सिस्टम की तरफ जो कांच के पीछे है और जो लड़ाई का फैसला बहुत पहले कर देता है, इससे पहले कि कोई पास भी आए। तो चलिए उस दिमाग के अंदर चलते हैं, क्योंकि रैप्टर एक तरह से उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। हॉलीवुड की उस छवि को भूल जाइए जिसमें एक फाइटर पायलट कॉकपिट में अपनी गर्दन घुमा रहा है, कांच के पार दुश्मन को देख रहा है और उसका अंगूठा ट्रिगर पर है, क्योंकि रैप्टर को कॉम्बैट में उड़ाना लगभग पूरी तरह से विंडो से बाहर देखने से अलग है। यह सब कुछ उस स्क्रीन को पढ़ने से जुड़ा है जिसने आपके लिए पूरे युद्ध क्षेत्र का हिसाब पहले ही लगा लिया है। इसके केंद्र में है ANAPG 70-7 रडार, और ये वो यांत्रिक रूप से घूमने वाली डिश नहीं है जो पुराने फाइटर जेट्स में होती थी। यह एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे है, जिसका मतलब है कि एक ही एंटीना को फिजिकली घुमाकर टारगेट की ओर इंगित करने के बजाय इसमें सैकड़ों छोटे ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल से जड़ी एक स्थिर प्लेट होती है जो रडार बीम को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजली की गति से बिना किसी चलने वाले हिस्से के निर्देशित करती है। ये उसे आसमान को स्कैन करने, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने और उनके बीच इतनी तेजी से स्विच करने की सुविधा देता है जितनी किसी भी मैकेनिकल रडार के लिए संभव नहीं है। इसमें कम पकड़ में आने वाले मोड भी हैं जो सिग्नल को इतनी चालाकी से फैला देते हैं कि दुश्मन का वार्निंग रिसीवर यह तक नहीं समझ पाता कि उस पर नजर डाली गई है। लेकिन रडार रैप्टर के सेंसरों में से सिर्फ एक है। ये जेट पैसिव सेंसर भी ले जाता है, ऐसे सिस्टम जो खुद कुछ ट्रांसमिट करने के बजाय बस सुनते हैं। दुश्मन के रडार सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को बिना अपनी कोई पहचान बताने वाली तरंग भेजे चुपचाप पकड़ लेते हैं। अब अगर आप इन सबको एक साथ लें, एक्टिव रडार, पैसिव लिसनिंग, दूसरे मित्र विमान से आने वाला डेटा, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है जो पुराने जेट्स नहीं कर सकते थे। पुराने जेट्स सारी जानकारी पायलट को अलग अलग कच्चे फीड्स के रूप में दे देते थे, कहीं एक ब्लिप, कहीं एक चेतावनी टोन, जिससे इंसान को खुद ही सारी जानकारी जोड़कर एक तस्वीर बनानी पड़ती थी, वो भी प्लेन उड़ाते हुए। रैप्टर आपके लिए ये जोड़ने का काम खुद करता है। इसका सेंसर फ्यूजन रडार रिटर्न्स, पैसिव डिटेक्शन और डेटा लिंक जानकारी को लेकर उन्हें एक ही साफ सुथरे पुष्टि किए गए ट्रैक में मिला देता है। तो पायलट को उलझन भरे विरोधाभासी ब्लिप्स की भीड़ देखने के बजाय एक स्पष्ट लक्ष्य दिखता है, जिसमें उस टारगेट के बारे में जेट को जो भी जानकारी है वो सब एक साथ जुड़ी होती है। कल्पना कीजिए कि आप कॉकपिट में बैठे हैं, 3 रंगीन डिस्प्ले और एक चौड़ा हेडअप डिस्प्ले देख रहे हैं। आपको ब्लिप्स नहीं दिखते, आपके सामने युद्ध क्षेत्र साफ सुथरे चिन्हों के साथ आपके लिए दर्शाया गया है। हर खतरे की पहचान और प्राथमिकता तय की जाती है, और ये सब कुछ उस समय तक तैयार हो जाता है जब तक दुश्मन को ये अंदाजा भी नहीं होता कि आप मौजूद हैं। ये टॉप गन जैसा नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 4 डायमेंशनल शतरंज खेल रहे हो। आप शांति से मोहरे चला रहे हैं, जबकि आपका प्रतिद्वंदी तो ये भी नहीं जानता कि कोई बोर्ड है। जो पायलट पुराने फाइटर जेट से इसमें आए हैं, वे स्थिति की समझ में आई जबरदस्त बढ़ोतरी को इस विमान की सबसे ज्यादा असमंजस में डालने वाली बात बताते हैं। पूरा करियर लगभग कुछ न जानने में बिताने के बाद अचानक सब कुछ जान लेने का एहसास। रैप्टर आपस में भी एक दूसरे से बात करते हैं, जिसे इंट्रा फ्लाइट डेटा लिंक कहा जाता है। इससे एक फॉर्मेशन अपने सारे एकीकृत डेटा को चुपचाप एक जेट से दूसरे जेट में साझा कर सकता है, बिना उन चैनलों पर प्रसारण किए जिन्हें दुश्मन पकड़ सकता है। 4 रैप्टर का एक फ्लाइट अपनी आंखें और कान मिलाकर एक साझा तस्वीर बना लेता है, जिससे लीड एयरक्राफ्ट द्वारा देखे गए किसी भी टारगेट की जानकारी तुरंत हर विंगमैन की स्क्रीन पर आ जाती है। ये सब कुछ 50,000 फीट से भी ऊपर उड़ते हुए होता है, जहां से रैप्टर उन खतरों को देख सकता है जो ना तो उसकी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और ना ही उसे आते हुए देख सकते हैं। रैप्टर आपको ढूंढता है, आपकी पहचान करता है, और जब आप नीचे की ऊंचाई पर कच्चे रडार रिटर्न्स के साथ जूझ रहे होते हैं, तब तक वह खुद को मारक स्थिति में ले आता है। तो अब जब वह पूरे युद्ध क्षेत्र को देख सकता है और उसमें अपनी मर्जी से घूम सकता है, तो सबसे अहम सवाल वही है जो असली जंग में मायने रखता है, ये चीज हमला कैसे करती है। तो यही वो समस्या थी जिसे रैप्टर के डिजाइनरों को हल करना था। बाहरी मिसाइलें फायर पावर के लिए शानदार होती हैं, आप इन्हें पंखों के नीचे दर्जनों की संख्या में लगा सकते हैं और फ्लाइट लाइन पर बेहद खतरनाक दिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी रणनीति है कि कोई आपको देख ना पाए, तो ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हर मिसाइल जो बाहर हवा में लटकी होती है वो एक सख्त और कोणीय आकृति बन जाती है जो दुश्मन के रडार पर साफ दिखती है और एक झटके में सारी स्टेल्थ डिजाइन को बेकार कर देती है। तो रैप्टर अपने हथियारों को अपने शरीर के अंदर छुपाता है। इसका स्टैंडर्ड एयर टू एयर लोडआउट है 6 AIM-120 AMRAM रडार गाइडेड मिसाइलें, जो पेट में बने एक बड़े बे में रखी जाती हैं, और 2 AIM-9 साइड वाइंडर हीट सीकर मिसाइलें, जो साइड में बने छोटे बे में रखी जाती हैं। जब फायर करने का समय आता है, दरवाजे एक पल के लिए तेजी से खुलते हैं। हाइड्रोलिक आर्म्स मिसाइलों को नीचे की ओर धक्का देकर विमान से दूर निकालते हैं, और फिर दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं, जिससे स्टेल्थ आकार लगभग पूरी तरह बनी रहती है, बस उस एक क्षण को छोड़कर जब विमान थोड़ा सा असुरक्षित होता है। यह इंजीनियरिंग का एक बेहद सुंदर और सटीक नमूना है, और इसका मतलब है कि रैप्टर आपको मार सकता है बिना उस भेस को बिगाड़े जिसकी वजह से वो आपके करीब आ पाया। इसमें एक समझौता भी है, जैसा कि हमेशा होता है। 6 AMRAM और 2 साइड वाइंडर मिसाइलें
चौथी पीढ़ी के जेट की तुलना में कम है, जिसमें बाहरी हार्ड पॉइंट्स पर कई हथियार लगे होते हैं। रैप्टर कम हथियार लेकर अदृश्य रहने का समझौता करता है, जो कि एक ऐसा सौदा है जो पूरी तरह से समझ में आता है जब आप याद करते हैं कि इसका पूरा काम लड़ाई को जीतना है, इससे पहले कि किसी को पता चले कि लड़ाई शुरू भी हुई है। आदर्श रूप से कभी ऐसी लड़ाई में फंसना ही नहीं है जहां आपको शुरुआत में ही 12 मिसाइलें खर्च करनी पड़े, और अगर मिसाइलें खत्म भी हो जाएं और मामला असली नजदीकी लड़ाई तक पहुंच जाए तो रैप्टर के पास अब भी ताकत है। दाएं पंख की जड़ में छुपा हुआ अपनी छोटी सी स्टेल्थ डोर के पीछे, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर खुलती है, वहां एक M61A2 वल्कन कैनन लगा है, जो 6 बैरल वाला 20 मिमी रोटरी गन है और इसमें 480 राउंड भरे हुए हैं। और ये सुनने में बहुत ज्यादा राउंड लगते हैं जब तक आप ये नहीं जान लेते कि ये गन अपनी गोलियों को हजारों राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से उड़ा देती है, जिसका मतलब है कि पूरा मैगजीन सिर्फ कुछ सेकंड की लगातार फायरिंग में ही खत्म हो जाता है। ये एक आखिरी विकल्प का हथियार है, लेकिन नजदीक की लड़ाई में रैप्टर की फुर्ती इसे जानलेवा बना देती है। कैप्टन फिल हांस कोलोमी, जो शुरुआती F-22 पायलटों में से एक थे, ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था, हम किसी से भी ज्यादा कसा हुआ मोड़ ले सकते हैं। ये बे सिर्फ एयर टू एयर काम के लिए ही नहीं है, रैप्टर उसी बैली स्पेस में सटीक गाइडेड बम भी अंदर ले जा सकता है, जो बहुत मायने रखता था जब ये सेवा में आने के कई साल बाद आखिरकार युद्ध में गया। इन सब का नतीजा है एक ऐसी मशीन जो देख सकती है बिना खुद दिखे, आसमान में लगभग हर चीज से तेज उड़ सकती है और अपनी ही बख्तरबंद खामोशी के अंदर से वार कर सकती है। और इस सारी शानदार तकनीक की हर एक चीज की एक कीमत थी, एक असली होश उड़ा देने वाली कीमत, राजनीतिक रूप से विस्फोटक कीमत। आइए वापस चलते हैं उस पहले वाले नंबर पर, 750। वायुसेना शुरू में ऐसे करीब 750 लड़ाकू विमान चाहती थी, ताकि अपनी पूरी अग्रिम पंक्ति को एक पीढ़ी के लिए फिर से लैस कर सके। लेकिन असल में जो संख्या उत्पादन लाइन से निकली युद्ध के लिए सक्षम, वो सिर्फ 187 थी और कुछ परीक्षण एयरफ्रेम्स। ये लगभग 75% की कटौती है। एक बेड़ा जिसे एक विशाल स्थायी बल के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में यह एक छोटे चुनिंदा स्क्वाड्रन के रूप में मिला, जिससे आप केवल सबसे खतरनाक लक्ष्यों पर ही खर्च करेंगे। तो इतनी जबरदस्त कटौती क्यों हुई? और इसका कारण जाहिर है पैसा है, क्योंकि हाँ, ये महंगा है। पूरे प्रोग्राम की लागत आमतौर पर लगभग 62 अरब डॉलर बताई जाती है। जब आप इस पूरी लागत को ऑपरेशनल बेड़े में बांटते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक रैप्टर की कीमत लगभग एक NFL स्टेडियम जितनी है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद और 1990 और 2000 के दशक में बजट सख्त होने के कारण कांग्रेस बार बार वही कठिन सवाल पूछती रही, हमें इन सोने जैसी कीमती मशीनों की असल में कितनी जरूरत है? और इसका जवाब लगातार कम होता गया। सैद्धांतिक रूप से उस भारी यूनिट लागत को कम करने का एक सीधा तरीका था, अपने सहयोगियों को कुछ बेचो, विकास और उत्पादन खर्च को बड़े ऑर्डर में बांट दो, और हर किसी के लिए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स भी शामिल है, प्रति जेट कीमत कम हो जाती। कई करीबी दोस्त भी इसमें दिलचस्पी रखते थे। जापान और इजराइल दोनों ही रैप्टर को अपनी रनवे पर खड़ा करने के लिए बिल्कुल वैसी ही हवाई बढ़त का बीमा मानते थे जैसी वे चाहते थे। लेकिन 1998 में कांग्रेस ने उस दरवाजे को पूरी तरह बंद कर दिया। बे संशोधन, जिसका नाम विस्कॉन्सिन के कांग्रेसमैन डेविड बे के नाम पर रखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स का कानून बन गया और उसने F-22 के किसी को भी निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। न कोई बातचीत, न कोई अपवाद। इसके पीछे तर्क था रहस्यों की सुरक्षा करना, क्योंकि रैप्टर की स्टेल्थ कोटिंग्स, इसका रडार, इसका सेंसर फ्यूजन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें अमेरिका के सबसे गोपनीय तकनीकों में से थीं, और इस जेट को विदेश में बेचना मतलब इन सब के किसी दुश्मन के पास लीक होने का खतरा था। हालांकि इसका विरोधी तर्क भी उतना ही वास्तविक था। निर्यात से लागत कम होती और उन्हीं खतरों का सामना कर रहे सहयोगियों को मजबूती मिलती। इस पूरे मामले के हर पक्ष की अपनी वाजिब दलील थी, और यही वजह थी कि ये इतना कड़वा और लंबा विवाद बन गया। कल्पना कीजिए कि आप 2000 के दशक के मध्य में जापान हैं। आप एक संकरी समुद्री पट्टी के पार तेजी से आधुनिक हो रहे चीन को देख रहे हैं। आपके पास बजट है, चेकबुक खुली है, और बाकी सभी विमानों में से जो एक विमान आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वो है F-22। और वॉशिंगटन से जवाब आता है, हाँ माफ कीजिए दोस्त, ये वाला बिक्री के लिए नहीं है। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 2000 के दशक के अंत तक रैप्टर के लिए काफी जोर लगाया, और उन्हें यह सुनकर काफी निराशा हुई कि हाँ, आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। आखिरकार वे कहीं और गए और इसके बजाय F-35 उड़ाने लगे, जो हमेशा सांत्वना पुरस्कार था, न कि वो चीज जो वे वास्तव में चाहते थे। ऐसा नहीं है कि F-35 शानदार नहीं है, यह बेहद शानदार है, बस यह अलग है। अगर आप इस पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। अब ध्यान रहे, हर कोई रैप्टर की कम संख्या से हर कोई दुखी नहीं था, क्योंकि इस जेट के शुरू से ही इसके तीखे आलोचक थे। पियर स्प्रे, जो महंगे हाई टेक्नोलॉजी फाइटर्स के लंबे समय से संदेहवादी रहे हैं और दशकों से पेंटागन के लिए सिरदर्द बने हुए थे, उन्होंने पूरे मामले को तीखे शब्दों में खारिज कर दिया और प्रसिद्ध F-22 को कहा, उदाहरण, ये एक फुर्तीला, तेज नजर वाला शिकारी पक्षी कम और एक सुस्त आधा अंधा गिद्ध ज्यादा है। और हम बाद में इस पर लौटेंगे कि क्या स्प्रे की बात में कोई दम था, क्योंकि इस आदमी ने ऐसे विमानों के बारे में जानबूझकर और उकसावे भरे अंदाज में रूखा बोलना ही उसका करियर बन गया था। तो ये प्रोग्राम एक अजीब स्थिति में था। अमेरिका ने दुनिया का सबसे सक्षम एयर सुपीरियरिटी फाइटर बना लिया था। फिर पूरे बेड़े की संख्या 200 से भी कम पर रोक दी गई, और फिर एक कानून पास कर दिया गया जिससे कोई भी मित्र राष्ट्र इसे खरीदकर खर्च साझा न कर सके। यह दुर्लभ था, यह गुप्त था, और यह बेहद बेहद महंगा था। सिर्फ एक ही चीज साबित करना बाकी रह गई थी
कि क्या ये वाकई वो काम कर सकता है जिसके लिए इसे बनाने में इतना खर्च आया था। और जैसे ही रैप्टर आखिरकार फ्रंटलाइन सर्विस में आया, इसने उस सवाल का जवाब सबसे अविश्वसनीय तरीके से देना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजे गए हर दूसरे फाइटर को यह आसानी से हरा देता था। तो 2 दशकों की महत्वाकांक्षा, फिर से डिजाइन, बजट की लड़ाइयों और एक्सपोर्ट बैन के बाद आखिरकार जो सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता था वो बहुत सीधा था। क्या ये चीज वाकई काम करती है? दिसंबर 2005 में एयरफोर्स ने घोषणा की कि F-22 ने शुरुआती ऑपरेटिंग क्षमता हासिल कर ली है और वर्जीनिया के लैंगली एयरफोर्स बेस पर 27वां फाइटर स्क्वाड्रन पहला ऑपरेशनल रैप्टर यूनिट बन गया। यानी इन जेट्स का एक असली स्क्वाड्रन जो असली मिशन उड़ाने के लिए तैयार था, न कि सिर्फ रेगिस्तान के ऊपर टेस्ट उड़ाने। दुनिया को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसका मतलब क्या है। जनवरी 2006 F-22 ने अपनी पहली ऑपरेशनल होमलैंड एयर डिफेंस उड़ानें भरी और सच में अमेरिकी आसमान की निगरानी की। लेकिन जब ये विमान असली मायनों में एक दंतकथा बना, वो था अभ्यास के मैदानों पर, जहां रैप्टर ने अमेरिका के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों का सामना किया और बार बार नकली युद्ध में उन्हें बिना किसी मुश्किल के पूरी तरह हरा दिया। संख्या थी 144 बनाम 0। नॉर्दर्न एज 2006 के पहले हफ्ते के दौरान वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि F-22 ने 144 नकली एयर टू एयर जीत हासिल की बिना एक भी रैप्टर खोए। ये अभ्यास के निर्णय थे, जटिल युद्धाभ्यासों में स्कोर किए गए किल्स थे, न कि असली विमान आसमान या युद्ध क्षेत्र से गिर रहे थे। लेकिन परिणाम फिर भी हैरान करने वाला और एक तरफा था। अब किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इसका एक तरफा होना पृथ्वी पर हर वायुसेना को जो ध्यान दे रही थी, और वो सभी थी, एक बहुत स्पष्ट संदेश दे गया। कितना एक तरफा? तो कल्पना कीजिए एक ऐसे खेल की जहां एक टीम पूरे सीजन में 144 गोल करे और एक भी न खाए। और आप समझ सकते हैं कि रैप्टर ने जिन पुराने लड़ाकू विमानों के खिलाफ उड़ान भरी, उन पर उसने कितनी जबरदस्त बढ़त बनाई। विरोधी पक्ष में F-15 और F-16 उड़ाने वाले लोग नौसिखिए नहीं थे, वे दुनिया के सबसे अनुभवी लड़ाकू पायलटों में से थे। और इन अभ्यासों के दौरान वे बार बार ऐसे दुश्मन के हाथों मारे गए जिसे उनमें से ज्यादातर ने मिसाइल कॉल आने से पहले रडार पर कभी देखा ही नहीं था। सीधे शब्दों में कहीं, मार गिराने का अनुपात बिल्कुल अभूतपूर्व था। ब्रिगेडियर जनरल बर्टन फील्ड, जिन्होंने इन जेट्स की शुरुआती सेवा में पहले फाइटर विंग की कमान संभाली थी, इस बिंदु तक उन्होंने स्पष्ट रूप से आलोचकों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उनके शब्दों में, मुझे नहीं पता लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज एक दैत्य है। ये वहां मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा फुर्तीला है। पूरी बात किसी भी समझदारी के पैमाने पर पागलपन थी। एक फाइटर दुश्मन के विमान का पता लगाता, उसकी पहचान करता और उसे मार गिराता, इससे पहले कि विरोधी को यह पता भी चले कि रैप्टर उसी हवाई क्षेत्र में है। फिर शांतिपूर्वक अगले विमान के साथ यही करने के लिए अपनी स्थिति बदल लेता। स्टेल्थ ने उसे पास पहुंचा दिया, सेंसर फ्यूजन ने उसे बिल्कुल सही बताया कि हर कोई कहां है, और सुपर क्रूज ने उसे हर एक मुठभेड़ अपनी शर्तों पर तय करने दी। विरोधी पायलट, सभी रिपोर्टों के अनुसार विरोधी पायलटों ने इस अनुभव को पूरी तरह से मनोबल गिराने वाला पाया, और यही तो उस चीज के खिलाफ ट्रेनिंग करने का मकसद है जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि आपके दुश्मन के पास कभी न हो। फरवरी 2007 में रैप्टर ने पहली बार अपनी उस प्रतिष्ठा को विदेश ले जाया जब वह ओकिनावा, जापान के कडेना एयरबेस पर तैनात हुआ। दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स के एक स्क्वाड्रन को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात करना एक सोची समझी, ये एक सीधा और स्पष्ट संदेश था जो तेजी से आधुनिक हो रहे चीन की ओर इशारा करता था। ये जेट सिर्फ नेवादा के वॉर गेम्स में अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर रहा था, ये उस तरह के उच्च स्तरीय दुश्मन के एकदम करीब रनवे पर खड़ा था जिसके खिलाफ इसे लड़ने के लिए कल्पना की गई थी। अब इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं और इन कहानियों को और चमकाने लगें, एक जरूरी सच्चाई का सामना करें। अभ्यास असली युद्ध नहीं होते। अभ्यास के नियमों के तहत मित्र विमान के खिलाफ 144 काल्पनिक मार गिराने दर्ज करना असली दुश्मन के साथ युद्ध में जिंदा बचने जैसा नहीं है। रैप्टर ने साबित कर दिया कि वह प्रशिक्षण लड़ाई को इतिहास में अब तक की किसी भी चीज से ज्यादा शानदार तरीके से जीत सकता है। लेकिन क्या वह असली युद्ध जीत सकता है या नहीं, इसका जवाब सिर्फ असली युद्ध ही दे सकता है। और यह जेट अपने पूरे करियर में वह युद्ध कभी लड़ ही नहीं पाया जिसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन जैसा कि सामने आया है, रैप्टर जितना शानदार है उसे रखना उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि जब रैप्टर अमेरिकी बेड़े के हर दूसरे फाइटर को शर्मिंदा करने में व्यस्त था, तो उसे उड़ाते रहने की जिम्मेदारी निभा रहे ग्राउंड क्रू एक बिल्कुल अलग और बहुत महंगा सबक सीख रहे थे कि एक स्टेल्थ जेट को आसमान में उड़ाने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ता है। तो रैप्टर के आसमान में शानदार उड़ान के हर एक घंटे के बदले जमीन पर कोई कई थकाऊ घंटे मेहनत करता है ताकि उसे फिर से उड़ने लायक बनाया जा सके। पायलट को मैगजीन का कवर, कॉल साइन और एयर शो की भीड़ मिलती है। मेंटेनर को रात के 3 बजे वर्क लाइट के नीचे सीम की मरम्मत करना पड़ता है, उस चीज को ठीक करना पड़ता है। शुरुआती वर्षों में आंकड़े वाकई चौंका देने वाले थे। F-22 को जितनी देर वह हवा में रहता था, उसके हर एक घंटे के लिए लगभग 30 घंटे की खास मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। इस बोझ का बड़ा हिस्सा उसकी स्टेल्थ तकनीक की वजह से था, क्योंकि वे रडार को सोखने वाली कोटिंग्स और ट्रीटेड पैनल सीम्स बहुत नाजुक होती हैं। ये बहुत नाजुक चीजें हैं जिन्हें लगातार जांचना, मरम्मत करना और फिर से सील करना पड़ता है ताकि जेट उतना ही अदृश्य रहे जितना कि ब्रोशर में वादा किया गया था। तो असल में ये काम क्या क्या शामिल करता है? इसके लिए एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर, सुरक्षात्मक गियर और रेस्पिरेटर पहने टेक्नीशियन, खास कोटिंग्स और सीलेंट्स के साथ काम करना,
हर सीम, फास्टनर और एक्सेस पैनल का ट्रीटमेंट करना शामिल है, जहां से रडार एनर्जी F-0 की स्टेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ये पुराने युद्ध फिल्मों के फाइटर मैकेनिक की ग्रीस और स्पैनर वाली छवि नहीं है। ये तो केमिस्ट्री लैब और बॉडी शॉप के मेल के ज्यादा करीब है। ये काम बेहद सावधानी, सटीकता और बिना किसी जल्दबाजी के किया जाता है। रैप्टर के रखरखाव की जरूरतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे अपने दादाजी की फोर्ड के बजाय एक फॉर्मूला 1 कार की तरह समझें। फॉर्मूला 1 कार अविश्वसनीय कबाड़ नहीं होती। यह एक बारीकी से ट्यून की गई मशीन है जो संभव की सीमाओं पर काम करती है और ये उपेक्षा करने पर बुरी तरह सजा देती है। अगर आप इसकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो इसकी खास परफॉर्मेंस तुरंत गायब हो जाती है। रैप्टर भी ऐसा ही है, एक शुद्ध नस्ल की मशीन जो बारीकी से देखभाल करने पर ही अच्छा प्रदर्शन करती है, वरना बेकार हो जाती है जैसे ही देखभाल में जरा सी भी चूक होती है। अच्छी खबर यह है कि ग्राउंड क्रू इसमें काफी बेहतर हो गए। 2009 तक रखरखाव का बोझ प्रति उड़ान घंटे के हिसाब से लगभग आधा रह गया था, जिससे यह एयरफोर्स द्वारा तय किए गए 12 घंटे की आवश्यकता से भी कम हो गया। और यह एक बड़ी उपलब्धि थी जो बेहतर प्रक्रियाओं, बेहतर सामग्री और उन क्रू मेंबर्स की वजह से संभव हुई जिन्होंने इस जेट के बारे में पूरी तरह से सीख लिया था। मिशन तैयारी दर यानी बेड़े की कितनी विमान किसी भी दिन उड़ान के लिए तैयार रहती थी, शुरुआती दिनों में लगभग 40% के आसपास थी, जो बढ़कर 2015 तक लगभग 63% हो गई और कुछ बाद की रिपोर्टों में ये 70% तक पहुंचने लगी थी। 63% पर इसका मतलब है कि हर 3 जेट्स में से लगभग 2 उड़ान के लिए तैयार रहते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। तो हाँ, रैप्टर की अदृश्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस जेट में बस यूं ही हो, जो फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद अपने आप मुफ्त में बनी नहीं रहती। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ग्राउंड क्रूज अपने हाथों से शिफ्ट दर शिफ्ट, परत दर परत बनाए रखते हैं और जैसे ही वे रुकते हैं वह जादू खत्म होने लगता है। और जब ये क्रूज अपने इस नखरीले, बहुत देखभाल मांगने वाले जेट के साथ जीना सीख रहे थे, साल दर साल मेंटेनेंस के आंकड़ों को नीचे ला रहे थे, एक बिल्कुल अलग लड़ाई कहीं हैंगर से दूर चल रही थी। वॉशिंगटन में बजट कमेटियों और पेंटागन के टॉप ऑफिसों में बिना किसी औजार या सुरक्षा मास्क के लोग चुपचाप ये तय कर रहे थे कि इस चीज का निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या नहीं। रैप्टर्स आसमान में जीत सकते थे, लेकिन वे वॉशिंगटन की लड़ाई नहीं जीत सके। और 2009 की वसंत ऋतु, वॉशिंगटन ने आखिरकार उस लड़ाई पर फैसला ले लिया जिससे यह प्रोग्राम कई सालों से धीरे धीरे हार रहा था। 6 अप्रैल 2009 को रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने खड़े होकर F-22 का उत्पादन 187 विमानों पर रोकने और पैसे को दूसरी प्राथमिकताओं की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा, और सबसे बढ़कर F-35 प्रोग्राम की ओर, जिसे भविष्य में बड़ी संख्या में स्टेल्थ एयर पावर को आगे ले जाने के लिए बनाया गया था। उन वर्षों के बाद जब फ्लीट का लक्ष्य 750 से घटा गया, यही वो पल था जब किसी ऐसे शख्स ने जिसके पास सचमुच अधिकार था कहा कि कटौती यहीं रुकती है और उत्पादन लाइन हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। रैप्टर की मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। गेट्स की दलीलें उन युद्धों पर आधारित थीं जो उस समय अमेरिका वास्तव में लड़ रहा था। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, हल्के हथियारों से लैस दुश्मनों के खिलाफ लगातार काउंटर इंसर्जेंसी अभियान चला रहा था जिनके पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, और उन सभी वर्षों की लड़ाई में F-22 ने दोनों ही मोर्चों पर एक भी मिशन नहीं उड़ाया था। गेट्स की दलील सीधी थी, जब जमीन पर सैनिकों पर गोलीबारी हो रही थी और उन्हें तुरंत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी, तो एक ऐसी दुश्मन एयरफोर्स को हराने के लिए और एयर सुपीरियरिटी फाइटर पर अरबों डॉलर क्यों खर्च किए जाएं, जो थी ही नहीं। हालांकि इस तर्क का दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर था और वह बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता था। रद्दीकरण के आलोचकों ने यह बताया कि इराक और अफगानिस्तान वे युद्ध नहीं थे जिनके लिए रैप्टर बनाया गया था, और ये कि उत्पादन को रोकना इससे पहले कि चीन और रूस जैसे संभावित प्रतिद्वंदी अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर तैनात करें, एक शांतिपूर्ण भविष्य पर खतरनाक दांव था। जो खैर ये तो काफी आशावादी है ना। चेतावनी दी गई थी कि अभी बहुत कम बनाओगे और जब कोई असली दुश्मन सामने आएगा तब तुम चाहोगे कि काश और बनाए होते, और वो असली दुश्मन अफगानिस्तान नहीं है। ये तर्क बहुत जल्दी राजनीतिक हो गया, क्योंकि इस आकार का कोई भी प्रोग्राम सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं होता। रैप्टर को जॉर्जिया के मैरिएटा में असेंबल किया गया था, जहां प्रोडक्शन लाइन ने लगभग 2000 सीधे रोजगार और देश भर में फैले सप्लायर्स के हजारों और लोगों को रोजगार दिया था। जॉर्जिया के सीनेटर सैक्सबी चेम्बलिस, जिनके राज्य का इसमें सबसे बड़ा दाव था, कैपिटल हिल पर इस जेट के सबसे दृढ़ समर्थकों में से एक बन गए। वे उस प्रशासन के खिलाफ लाइन को चालू रखने के लिए लड़ते रहे जिसने तय कर लिया था कि अब समय पूरा हो गया है। निर्णायक टकराव गर्मियों में आया। जुलाई 2009 में तीखी बहस और राष्ट्रपति ओबामा की ओर से और रैप्टर खरीदने वाले किसी भी बिल पर सीधे वीटो की धमकी के बाद सीनेट ने रक्षा बजट से अतिरिक्त F-22 के पैसे हटाने के पक्ष में मतदान किया। उसी वोट ने इसे अंतिम रूप दे दिया। अब तक का सबसे उन्नत एयर सुपीरियरिटी फाइटर 187 जेट्स पर ही रुक गया और उन्हें बनाने वाले उपकरणों को पैक कर दिया गया। यह फैसला अब कुछ अलग नजर आता है, जबकि चीन और रूस दोनों के पास अब अपने खुद के स्टेल्थ फाइटर हैं। अब गेट्स कोई मूर्ख नहीं थे और उनका ये तर्क कि आपको अपनी पसंद की जंग के बजाय सामने खड़ी जंग लड़नी चाहिए काफी मजबूत था। इस प्रोग्राम के समर्थक कोई युद्ध प्रिय लोग नहीं थे और उनकी यह चेतावनी कि समान क्षमता वाले प्रतिद्वंदी जल्दी ही बराबरी पर आ जाएंगे महज एक दशक में ही असहज रूप से सही साबित हो गई। तो रैप्टर की संख्या हमेशा के लिए तय हो गई। अब इसका भविष्य एक छोटी अपूर्णीय फ्लीट के रूप में कानून और बजट में तय हो गया था। लेकिन जैसे ही राजनीतिक लड़ाई अपने कड़वे अंजाम पर पहुंच रही थी, इस जेट को एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा जिसका पैसे या रणनीति से कोई लेना देना नहीं था, और सब कुछ उन लोगों से जुड़ा था जो कॉकपिट के अंदर बंधे हुए थे।
क्योंकि रैप्टर ने चुपचाप और डरावने तरीके से अपने ही पायलटों को बीमार करना शुरू कर दिया था। अब रैप्टर आसमान में लगभग हर चीज से ऊंचा उड़ता है, 50,000 फीट से भी ऊपर, जहां हवा इतनी पतली होती है कि सिस्टम फेल होने पर पायलट के पास होश में रहने के लिए केवल कुछ सेकंड ही होते हैं, मिनट नहीं, इससे पहले कि उसकी चेतना चली जाए। 50,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर का सामान्य तापमान लगभग -56 डिग्री सेल्सियस होता है, जो आपके किचन के फ्रीजर के अंदर से भी कहीं ज्यादा ठंडा है। वहां वायु का दबाव इतना कम होता है कि हाइपोक्सिया और तेज डिकम्प्रेशन तुरंत जानलेवा खतरे बन जाते हैं, और पायलट को जिंदा और होश में रखने वाली एकमात्र चीज है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो उनके चेहरे पर बंधे मास्क में प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन पंप करता है। जब ये सिस्टम सही चलता है तो आप इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। जब इतनी ऊंचाई पर यह सिस्टम फेल हो जाता है तो आपके पास नोटिस करने, प्रतिक्रिया देने और बचने के लिए लगभग कोई समय नहीं होता। दिसंबर 2004 में एक शुरुआती FA-22 नेलिस एयरफोर्स बेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए और बच गए। फिर 29 मार्च 2009 को लॉकहीड के टेस्ट पायलट डेविड कूली की मौत हो गई, जब उनका F-22 एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन वो नुकसान जिसने पूरे देश को झकझोर दिया अगले साल हुआ। 17 नवंबर 2010 को कैप्टन जेफरी हैनी, एक F-22 पायलट जिन्हें कॉल साइन बॉन्ग के नाम से जाना जाता था, की मौत हो गई, जब उनका रैप्टर अलास्का के ऊपर एक रात की ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह 31 साल के थे और वह एक पति थे और 2 छोटी बेटियों के पिता थे, एक कुशल एविएटर जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण विमानों में से एक को धरती के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में एक अंधेरी रात को उड़ा रहे थे। हैनी की मौत इस कार्यक्रम के इतिहास में सबसे दर्दनाक विवादों में से एक बन गई। एयरफोर्स की आधिकारिक दुर्घटना जांच ने निष्कर्ष निकाला कि पायलट की कार्रवाई ही कारण थी। यह पाया गया कि हैनी एक खराबी के कारण ध्यान भटक गया और समय रहते विमान को संभाल नहीं पाया। लेकिन कई F-22 पायलट और हैनी का अपना परिवार मानने लगे कि जेट के ऑक्सीजन सिस्टम की इसमें भूमिका थी और हो सकता है कि वो उड़ान भरते समय सांस लेने के लिए जूझ रहा था, अपने पास बचे कुछ सेकंडों में ही अपने विमान से हवा के लिए लड़ रहा था। आधिकारिक निष्कर्ष और उसके आसपास के संदेहों के बीच कभी पूरी तरह मेल नहीं बैठ पाया। चाहे हैनी के साथ जो भी खास तौर पर हुआ हो, पूरे बेड़े में कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से गलत था। 2011 के दौरान F-22 पायलटों ने उड़ान के दौरान डरावने लक्षणों की एक श्रृंखला की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। चक्कर आना, दिशाभ्रम, उलझन और एक तरह की धुंधलाहट, जिसका एक सुपरसोनिक जेट के कॉकपिट में होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पायलटों के बीच एक लगातार बने रहने वाले लक्षण के लिए तो एक नाम भी था, जिसके बारे में वे आपस में बात करते थे। मेजर जेरेमी गॉर्डन, जो वर्जीनिया एयर नेशनल गार्ड के F-22 पायलट हैं, ने इसे सीधा सपाट कहा। F-22 पायलटों के बीच एक शब्द है, रैप्टर कफ। लोग कॉकपिट से बाहर निकल रहे थे, खांसते हुए और चक्कर महसूस करते हुए, और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका असर पायलट के भरोसे पर पड़ता है। वे अब तक के सबसे उन्नत फाइटर में बंधे हुए हैं, एक ऐसा विमान जो हर लड़ाई जीता है जिसमें उसे भेजा जाता है, और अब वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं रह सकते कि कहीं यह विमान 50,000 फीट की ऊंचाई पर चुपचाप उनके दिमाग को ऑक्सीजन से वंचित न कर दे। तो मई 2011 में एयरफोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। 3 मई को उसने पूरे F-22 बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया, इन बेहद महंगे, दुनिया को पछाड़ने वाले फाइटर्स में से हर एक को। जब तक जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पायलटों को जहर कौन दे रहा है या उन्हें ऑक्सीजन से वंचित कौन कर रहा है, तो हाँ, दुनिया का सबसे उन्नत एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट, वो जेट जिसने अभ्यासों में 144 शून्य का रिकॉर्ड बनाया था, अपने क्लाइमेट कंट्रोल हैंगरों में चुपचाप खड़ा था, क्योंकि जो लोग इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे वे अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यह ग्राउंडिंग लगभग 4 महीने तक चली और सितंबर 2011 में बेड़ा सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी के साथ सीमित उड़ान के लिए लौटा। पेंटागन ने जोर देकर कहा कि वह इस खतरे को गंभीरता से ले रहा है। कैप्टन जॉन किर्बी, जो पेंटागन के प्रवक्ता हैं, ने हालात को बहुत स्पष्ट शब्दों में रखा। सुरक्षा ऐसी चीज नहीं है जिसमें समझौता किया जाए, अगर जरूरत पड़ी तो सचिव पूरे बेड़े को ग्राउंड कर देंगे, और तो उन्होंने सच में उसे ग्राउंड कर दिया, ये मानते हुए कि अमेरिकी शस्त्रागार का सबसे सक्षम फाइटर तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक उसे सुरक्षित रूप से उड़ाया नहीं जा सकता। ये रैप्टर के पूरे जीवन का सबसे निचला दौर था, ना तो बजट कटौती, ना ही निर्यात प्रतिबंध और ना ही रद्दीकरण। यही वो पल था जब जेट के अपने पायलटों ने उस मशीन को देखा जिसे वे उड़ाना पसंद करते थे, और चुपचाप स्वीकार किया कि वे उससे डरते हैं। एक ऐसा फाइटर जो आसमान में किसी भी चीज से तेज सोच सकता था, ऊंचा उड़ सकता था और बेहतर मार सकता था। उसकी जीवन रक्षक प्रणाली में एक गहरी खामी थी जिसे दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना तुरंत ढूंढ या ठीक नहीं कर सकी, और आधिकारिक प्रक्रिया जिसमें ग्राउंडिंग, प्रतिबंध और सावधानी पूर्वक जांच शामिल थी, उसने उन सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जो उस जेट को उड़ाते थे। क्योंकि जब अधिकारी चार्ट्स का अध्ययन कर रहे थे और इंजीनियर खामी को ढूंढ रहे थे, तब 2 F-22 पायलटों ने तय किया कि अब वे सिस्टम के खुद ही ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगे। वसंत 2012, वायुसेना ने पूरे बेड़े को ग्राउंड कर दिया था, उसे प्रतिबंधों के तहत वापस लाया गया था, और वो ऑक्सीजन की समस्या का हर मुमकिन कोण से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी लक्षण लगातार आते रहे। उस कॉकपिट में बैठे 2 पुरुषों ने तय किया कि उन्होंने सिस्टम के खुद ठीक होने का काफी इंतजार कर लिया है, और जो उन्होंने अगला कदम उठाया वह आधुनिक अमेरिकी सेना में लगभग कभी नहीं सुना गया था। मई 2012 में मेजर जेरेमी गॉर्डन और कैप्टन जोशुआ विल्सन, दोनों वर्जीनिया एयर नेशनल गार्ड के F-22 पायलट थे,
उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाकर खुलकर कहा कि जब तक ऑक्सीजन की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे इस जेट को उड़ाने में सहज महसूस नहीं करते। दो सेवारत पायलटों का सार्वजनिक रूप से वर्दी में अपनी ही अग्रिम पंक्ति के विमान की सुरक्षा पर सवाल उठाना, वो भी एक ऐसी संस्कृति में जो आदेशों की श्रृंखला और शांत पेशेवराना रवैये पर आधारित है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। वे जानते थे कि बोलने से वे क्या जोखिम उठा रहे हैं और फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद जो पंक्ति आई वह एक अनाम पायलट द्वारा लिखे गए ईमेल से थी, जिसे सीबीएस रिपोर्ट के दौरान जोर से पढ़ा गया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब तक इकट्ठा किए गए सबसे महंगे लैब बंदरों के समूह में हूं। विल्सन ने खुद कहा कि पायलटों को ऐसा लगता था जैसे वे डेटा इकट्ठा करने वाले हैं और दबाव काम कर गया। रक्षा सचिव लियोन पनेटा ने हस्तक्षेप किया और कई ठोस कदम उठाने का आदेश दिया, जिसमें उड़ानों के दौरान FB-22 को संभावित लैंडिंग रनवे के करीब रखना, पूरे बेड़े में बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम की स्थापना में तेजी लाना शामिल था। और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो गया तब तक सीधे उनकी मेज पर मासिक प्रगति रिपोर्ट की मांग की। जॉर्ज लिटिल, पेंटागन के प्रेस सचिव जो पनेटा की ओर से बोल रहे थे, ने इसे साफ साफ बताया। उनके शब्दों में सचिव पनेटा का मानना है कि विभाग को पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उड़ान जोखिमों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये नागरिक नेतृत्व वायुसेना को बता रहा था कि ये काफी समय तक चल चुका है। अब मामला वाकई गंभीर हो गया था। 2012 के मध्य तक खामी का पता लगाने में जुटे इंजीनियर आखिरकार एक संभावित कारण के करीब पहुंच गए और ये निकला कि ये हवा की आपूर्ति में कोई जहर नहीं था जो रिस रहा हो। मुख्य व्याख्या पायलट के प्रेशर वेस्ट और उसे नियंत्रित करने वाले वॉल्व पर केंद्रित थी। ये एक ऐसा वस्त्र था जिसे उच्च जी गतियों के दौरान छाती को दबाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कुछ परिस्थितियों में तब भी फूल जाता था जब उसे नहीं फूलना चाहिए था, और इससे पायलट की सांस लेने की क्षमता शारीरिक रूप से बाधित हो जाती थी। यानी ये उसके लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहा था। इसे ऑक्सीजन सिस्टम में फिल्ट्रेशन से जुड़े सवालों के साथ जोड़ दें तो ऐसी जीवन रक्षक व्यवस्था बन जाती थी जिसमें पायलट को हवा के लिए अपने ही उपकरण से जूझना पड़ सकता था। इसके बाद जो सुधार किए गए वे दिखावटी नहीं थे, लेकिन वे प्रभावी थे, और यही तो इस अध्याय की थीम है ना? प्रेशर वेस्ट के लिए नए वॉल्व, संशोधित फिल्टर और एक ऑटोमेटिक बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम जो जैसे ही मुख्य सप्लाई में कोई खराबी आती तुरंत चालू हो जाता। और इन सब ने धीरे धीरे उस आत्मविश्वास को फिर से मजबूत किया जो ग्राउंडिंग के दौरान पूरी फ्लीट से खत्म हो गया था। कोई एक बड़ा यूरेका पल नहीं था, बस इंजीनियरिंग में लगातार बदलाव होते रहे और अधिक मॉनिटरिंग, और पायलट धीरे धीरे उस जेट पर भरोसा करने लगे जो आखिरकार उन्हें सांस लेने देता था। ऑक्सीजन की इस कहानी को पूरी तरह खत्म करने में सालों लग गए और उन शुरुआती घटनाओं से जुड़े कुछ सवाल कभी भी सभी की संतुष्टि के लिए हल नहीं हो पाए। रैप्टर उड़ता रहा, उसकी लाइफ सपोर्ट प्रणाली चुपचाप ठीक कर दी गई, अपने ही पायलटों का दम घुटने वाली उसकी भयानक छवि धीरे धीरे प्रोग्राम के इतिहास में समा गई। और इस तरह बजट की कटौतियों, निर्यात प्रतिबंध, रद्दीकरण और लगभग अपने ही कॉकपिट से बचने के बाद ये जेट आखिरकार वो एक काम करने जा रहा था जिसके लिए इसे बनाया गया था और जिसे इसने लगभग एक दशक तक टाल रखा था। रैप्टर युद्ध के लिए जा रहा था। अब तक रैप्टर का करियर काफी अजीब रहा था। जेट ने दिसंबर 2005 में प्रारंभिक परिचालन क्षमता हासिल कर ली थी और उसने असली युद्ध में सितंबर 2014 तक एक भी बम नहीं गिराया, यानी लगभग 9 साल बाद। अगर इसे इंसानी नजरिए से देखें तो एक युवा मरीन भर्ती हो सकता था, 2 बार युद्ध क्षेत्र में तैनात हो सकता था, अपनी पूरी सेवा पूरी कर सकता था और उस समय तक एक आम नागरिक बनकर लौट सकता था, जितना समय दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर को पहली बार युद्ध में गोली चलाने में लगा। तो आखिर रैप्टर पहली बार युद्ध में कब गया? 22 सितंबर 2014 को F-22 ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकी हमलों की शुरुआत के तहत अपना पहला युद्ध मिशन उड़ाया। 2 रैप्टरों ने सटीक निर्देशित बमों से ISIS के कमांड और कंट्रोल टारगेट पर हमला किया। GPS गाइडेड JDAMs को उसी आंतरिक बे में रखा गया था जिसे इसकी एयर टू एयर मिसाइलों को छुपाने के लिए बनाया गया था। जिस जेट को यूरोप में सोवियत वायुसेना को खत्म करने के लिए बनाया गया था, उसने आखिरकार ऐसे लक्ष्य पर हमला किया जिसकी कोई वायुसेना ही नहीं थी। रैप्टर आखिरकार युद्ध में गया, लेकिन उस युद्ध में नहीं जिसके लिए इसका जन्म हुआ था। इससे अपने बराबरी के लड़ाकू विमानों के खिलाफ ऊंचाई पर तेज गति से लड़ाई जीतने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसकी पहली लड़ाकू कार्रवाई एकदम सटीक बमबारी थी, जिसमें इसका निशाना पिकअप ट्रकों में बैठे विद्रोही थे, एक ऐसा दुश्मन जिसके पास कोई जेट नहीं था, ना कोई स्टेल्थ और ना ही ऐसा कुछ जो ऊपर के हवाई क्षेत्र में मुकाबला कर सके। इसके बाद जो अभियान चला उसने इस जेट को व्यस्त रखा। 2014 और 2015 के दौरान F-22 ने सीरिया और इराक के ऊपर 200 से भी ज्यादा उड़ानें भरी और सैकड़ों सटीक बम गिराए, लगभग 270 हथियार, जो पूरे अभियान में करीब 135 टन गोला बारूद के बराबर था। यह एक पूरी तरह से लोडेड B-52 द्वारा एक मिशन में ले जाए जाने वाले पूरे बम लोड से भी ज्यादा है। वायु श्रेष्ठता विशेषज्ञ चुपचाप एक पार्ट टाइम बम्बर में बदल गया था, और वो भी काफी व्यस्त बम्बर। लेकिन बम गिराना ही रैप्टर ने सीरिया में जो किया उसका सिर्फ एक हिस्सा था, और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि ये जेट अपनी ऊंचाई से पूरे युद्ध क्षेत्र को देख सकता था। रडार, पैसिव सेंसर और डेटा लिंक फीड्स को एक साफ तस्वीर में जोड़ सकता था और अदृश्य भी रह सकता था। ऐसा करते हुए कमांडर इसे एक हवाई समन्वय की तरह इस्तेमाल करने लगे, जो दूसरे विमानों को निर्देशित करता था और यह तस्वीर बनाता था कि कौन कहां है, और उस जागरूकता को बाकी स्ट्राइक पैकेज तक पहुंचाता था। यह अकेला बंदूकधारी कम और आसमान में आंखें ज्यादा था, जो बाकी सबको बताता था कि कहां देखना है। सीरिया के भीड़भाड़ और खतरनाक आसमान में यह वाकई बहुत काम का था। अमेरिकी, गठबंधन, रूसी और सीरियाई शासन के विमान सभी एक ही हवाई क्षेत्र में काम कर रहे थे, अक्सर एक दूसरे के कुछ ही मिनटों के भीतर,
और उन्हें अलग रखने के लिए कोई साझा कमांड संरचना नहीं थी। एक ऐसा जेट जो सभी को देख सकता था, सभी की पहचान कर सकता था और खुद को अदृश्य रख सकता था। वो इस अराजक कई पक्षों वाले हवाई युद्ध में नजर रखने के लिए बेहद उपयोगी था, जहां एक छोटी सी गलत पहचान भी ऐसी तबाही ला सकती थी जिसे कोई नहीं चाहता था। अब यह एक जरूरी ईमानदारी की बात है, क्योंकि अक्सर किंवदंती यहां आगे निकल जाती है। उन सभी उड़ानों और उन सभी बमों के बावजूद F-22 ने सीरिया में एक भी दुश्मन विमान को नहीं गिराया, क्योंकि वहां कोई ऐसा दुश्मन विमान था ही नहीं जिसे मार गिराने के लिए कोई भी युद्ध मोल लेना नहीं चाहता था। अब तक का सबसे घातक एयर टू एयर फाइटर बनने के लिए बनाए गए इस जेट ने अपने युद्ध की शुरुआत बम गिराने और अन्य विमानों का मार्गदर्शन करने में बिताई, और इस संघर्ष में इसके हवाई मार गिराने का आंकड़ा पूरी तरह से शून्य ही रहा। तो रैप्टर ने आखिरकार साबित कर दिया कि वह युद्ध में असली काम कर सकता है, बस वह काम नहीं जिसके लिए उसका प्रचार किया गया था। इसने अपने बम गिराए, हवाई स्थिति की निगरानी की और बिना किसी खरोंच के वापस घर लौटाया। यही तो आप एक स्टेल्थ जेट से अपेक्षा करते हैं जब माहौल में खतरा कम हो। लेकिन सीरिया में रैप्टर ने जो सबसे ज्यादा कुछ बताने वाली बात की, वो उसके गिराए गए बम नहीं थे, बल्कि वो मुठभेड़ें थे जिन्हें उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी से रोक दिया जब कोई उसे आते हुए देख भी नहीं सकता था। 18 जून 2017 को F-22 हवा में थे और हवाई सुरक्षा दे रहे थे जब एक अमेरिकी नौसेना का FA-18 सुपर हॉर्नेट ने एक सीरियाई SEO-22 को मार गिराया, जो अमेरिकी समर्थित बलों के पास बमबारी कर रहा था। जमीन पर कई वर्षों में पहली बार एक अमेरिकी जेट ने दुश्मन के मानव युक्त विमान को गिराया था। रैप्टर्स ने उस दिन गोली नहीं चलाई, लेकिन वे वहां ऊपर मौजूद थे, पूरी जटिल स्थिति को सामने आते देख रहे थे, और अगर मुठभेड़ कुछ बड़ा रूप ले लेती तो कार्रवाई के लिए तैयार थे। रैप्टर के प्रतिरोधक मूल्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाने वाली घटना उसी साल बाद में घटी। 14 दिसंबर 2017 को F-22 ने रूस के 2 Su-25 ग्राउंड अटैक जेट्स का सामना किया, जो सीरिया में एक टकराव निरोध रेखा पार कर गए थे, और उसके बाद बना गतिरोध लगभग 40 मिनट तक चला। रैप्टर्स ने रूसियों को गठबंधन अभियानों से दूर रहने का संकेत देने के लिए चेतावनी फ्लेयर्स दागे, और पूरा तनावपूर्ण सामना अंत में बिना किसी गोलीबारी के समाप्त हो गया। कोई मिसाइल नहीं दागी गई, कोई गोलीबारी नहीं हुई, और इस पूरे आमने सामने का असली मकसद यही था कि कुछ भी नहीं हुआ। और यही वो नतीजा था जिसे रैप्टर चुपचाप और शानदार तरीके से हासिल करने में माहिर था, जब भी वो कहीं अचानक पहुंच जाता था जहां उसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। कभी कभी सबसे अच्छी डॉग फाइट वही होती है जिसमें सभी लोग ये तय कर लेते हैं कि शुरू होने से पहले ही पीछे हट जाना बेहतर है। मेरा मतलब है, सोचिए आप रूसी पायलट हैं, आपने एक टकराव निरोध रेखा पार कर ली है। शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप एक मजबूत लेकिन पुराना ग्राउंड अटैक जेट उड़ा रहे हैं, और आपके रडार पर एक फाइटर है जिसे आप मुश्किल से देख पा रहे हैं। वो आपके साथ आकर उड़ता है, अपने पंख हिलाता है, और ये पूरी तरह से साफ कर देता है कि वो आपको पूरे समय देख रहा था और जब चाहे तब आपको खत्म कर सकता था। उस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र अच्छा तरीका है कि आप तुरंत वापस मुड़ें और घर चले जाएं। और यही तो रैप्टर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दे। सच कहूं तो ये काफी जबरदस्त है। डराकर रोकने की यही रणनीति किसी भी युद्ध क्षेत्र से दूर भी काम करती है। अलास्का के ठंडे आसमान में भी, जहां रैप्टर नियमित रूप से रूसी विमानों को रोकने का काम करता है जो उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र की सीमाओं की जांच करते हैं। जब रूसी TU-95 बियर, वे विशाल प्रोपेलर से चलने वाले कोल्ड वॉर के बॉम्बर अलास्का के तट की ओर बढ़ते हैं, F-22 तुरंत उन्हें रोकने के लिए उड़ान भरते हैं। अक्सर अचानक उन पुराने विशाल विमानों के साथ साथ प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि ये चुपचाप याद दिला रहे हों कि अमेरिका पूरे समय उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए था और बॉम्बर्स के पहुंचने से बहुत पहले ही तैयार था। इन नॉरैड इंटरसेप्शन में कुछ नाटकीय सा होता है। एक F-22 चुपचाप स्लाइड करते हुए उस भारी भरकम सोवियत युग के बियर बॉम्बर के पीछे फॉर्मेशन में आ जाता है। धरती का सबसे नया स्टेल्थ फाइटर अब भी उड़ रहे सबसे पुराने बॉम्बरों में से एक को एस्कॉर्ट करता है। 2 अलग अलग दौर की वायु शक्ति कैमरों के लिए विंगटिप से विंगटिप तक साथ उड़ती हैं, और संदेश बिल्कुल साफ है, हमने तुम्हें आते हुए देख लिया था, और अगर ये शांतिकाल की पेट्रोलिंग न होती तो तुम अब तक जा चुके होते। तो अक्सर तनावपूर्ण स्थिति में रैप्टर का सबसे कीमती योगदान तब आता था जब कोई भी हथियार तैयार नहीं किया गया होता था। सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही वो सामने वाले को अलग तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देता था। इसी दौरान टकराव रोधी रेखाओं और आर्कटिक अवरोधनों से दूर रैप्टर कुछ ऐसा बनने में व्यस्त था जिसे उसके इंजीनियरों ने कभी डिजाइन नहीं किया था। एक असली पॉप कल्चर स्टार। अब बाहरी दुनिया में कॉकपिट्स और गोपनीय ब्रीफिंग्स से दूर F-22 चुपचाप दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले सैन्य विमानों में से एक बन गया, और इसमें हॉलीवुड को भी अच्छा खासा श्रेय जाता है। 2007 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स में खतरनाक डिसेप्टिकॉन स्टार स्क्रीम F-22 का रूप लेता है, और अगले साल आयरन मैन में रैप्टर्स का एक दस्ता टोनी स्टार का पीछा करता है। इसका मतलब है कि यह जेट असली फिल्म स्टार बन चुका था इससे पहले कि उसने कभी युद्ध में कोई हथियार चलाया हो। स्टार स्क्रीम, दुर्भाग्य से यह आधिकारिक USAF सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसकी आकृति इतनी पहचानने योग्य थी कि फिल्म निर्माता जब भी उन्हें कुछ असंभव रूप से उन्नत दिखाना होता तो वे इसका इस्तेमाल करते थे, और यह समझना मुश्किल नहीं है कि कैमरा इसे इतना पसंद क्यों करता था। रैप्टर की आकृति आसमान में किसी भी और चीज से अलग है। उसकी सुनहरी आभा वाली कैनोपी रोशनी को ऐसे पकड़ती है जैसा कोई और फाइटर नहीं कर सकता, और डेमो टीम का एयर शो रूटीन इस जेट को ऐसे करतबों से गुजारता है जो जमीन से देखने वाले किसी भी इंसान को सीधा जादू टोना लग सकता है। वो तेज रफ्तार एहसास जो कुछ मिनटों की वर्टिकल क्लाइम्स और टेल स्लाइड्स में समाया हुआ है, वही रैप्टर को इतना भरोसेमंद एयर शो स्टार बनाता है।
और फिर है इंटरनेट, जिसने रैप्टर को सैन्य विमानों को लेकर लंबे समय से चल रही गुटबाजी में एक तरह का शुभंकर बना लिया। ऑनलाइन आपको समर्पित रैप्टर फैनबॉयज मिलेंगे जो हमेशा इसकी श्रेष्ठता के लिए उतने ही समर्पित F-35 के फॉलोअर्स से बहस करते रहते हैं। और 2023 में जेट के मशहूर गुब्बारे को मार गिराने के बाद मीम्स खुद ब खुद बन गए, क्योंकि अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा वायु वर्चस्व लड़ाकू विमान अचानक दुनिया के सबसे महंगे बैलून फोड़ने वाले के रूप में अमर हो गया। जेट के चारों ओर फैला रहस्य, उसकी अद्भुत बनावट, एयर शो के करतब और सबसे बेहतरीन होने का वो आभामंडल इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। लेकिन सारी वो प्रशंसा, फिल्मों में कैमियो, एयर शो की भीड़, ऑनलाइन जबरदस्त वफादारी, ये सब उसी समय हो रहा था जब रैप्टर की प्रतिष्ठा के लिए कुछ बहुत ही असहज चीजें भी सामने आ रही थीं। क्योंकि जब प्रशंसक इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सा जेट सबसे कूल दिखता है और हॉलीवुड इसे सबसे बेहतरीन उड़ने वाली मशीन के रूप में पेश कर रहा था, असल इंजीनियर असली प्रतिद्वंदी देशों में रैप्टर का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे थे और वे उस अंतर को लगातार कम कर रहे थे जिसने कभी इसे अजेय बना दिया था। ठीक है, तो अब जब आप समझ चुके हैं कि उस गुब्बारे से निपटने के लिए किस तरह की मशीन भेजी गई थी, तो चलिए फिर से उसी गुब्बारे पर वापस आते हैं। जनवरी 2023 के अंत में एक चीनी उच्च ऊंचाई वाला निगरानी गुब्बारा अमेरिकी हवाई क्षेत्र में आ गया और अमेरिका की मुख्य भूमि में घूमता रहा। यह हर उस व्यक्ति की नजर में था जो ऊपर देखता था, जिसने जासूसी उपकरण के एक टुकड़े को लगभग एक हफ्ते में राष्ट्रीय समाचार बना दिया। एयरफोर्स ने F-22 विमानों को उस चीज को ट्रैक करने और यह पता लगाने के लिए तैनात किया कि अगर संभव हो तो आप दूसरे लड़ाकू विमानों को मार गिराने के लिए बनाए गए लड़ाकू जेट से किसी गुब्बारे को आखिर कैसे गिराते हैं। सबसे पहले एक गुब्बारे के पीछे स्टेल्थ फाइटर क्यों भेजा गया? दरअसल इन्वेंट्री में लगभग कुछ भी और इतनी ऊंचाई तक आराम से नहीं पहुंच सकता था। गुब्बारा लगभग 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जो एक सामान्य यात्री विमान की ऊंचाई से कहीं ऊपर था। F-22 लगभग 58,000 फीट की ऊंचाई तक गया, जो कि उस सीमा के करीब है जहां तक एक लड़ाकू विमान और उसकी मिसाइलें अभी भी प्रभावी हो सकती हैं। इसी वजह से ज्यादातर दूसरे विमानों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। रैप्टर, जिसकी अधिकतम परिचालन ऊंचाई 50,000 फीट से ज्यादा है और उसकी सुपर क्रूज क्षमता है, उन कुछ मशीनों में से एक था जो इतनी ऊंचाई तक जा सकता था और साफ सुथरा निशाना लगा सकता था। 4 फरवरी 2023 को फर्स्ट फाइटर विंग के साथ उड़ान भर रहे एक F-22 ने का कॉल साइन फ्रैंको 1 था। वह विमान साउथ कैरोलिना के तट से ऊपर चढ़ा और लगभग 58,000 फीट की ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल दागी, जिससे मलबा उथले पानी में गिर गया, जहां नौसेना उसे खुफिया जानकारी के लिए बरामद कर सकती थी। गुब्बारे को अटलांटिक महासागर के ऊपर गिराना किसी आबादी वाले इलाके के बजाय इसका मतलब था कि मलबे को निकाला जा सकता था और उसका अध्ययन किया जा सकता था, बजाय इसके कि वो मोंटाना में किसी के पिछवाड़े में बिखर जाए। यह रैप्टर के लिए एक अजीब मुठभेड़ थी। लक्ष्य बहुत धीमा था, ये इतनी कम गर्मी छोड़ता था कि हीट सीकिंग मिसाइल भी उसे लॉक नहीं कर सकती थी, और ये इतनी ऊंचाई पर तैर रहा था जहां हवा इतनी पतली थी कि जेट अपने सामान्य तरीके से तेजी से नहीं घूम सकता था। वायु शक्ति विश्लेषक रिबेका ग्रांट ने कहा, चीन के गुब्बारे को मार गिराना वास्तव में F-22 की पहली एयर टू एयर किल थी। उद्धरण समाप्त। अब तक का सबसे घातक फाइटर, एक ऐसा जेट जिसका स्कोर अमेरिका के बेहतरीन पायलटों के खिलाफ 144-0 है। इसने अपनी पहली पुष्टि की गई हवाई किल के लिए लगभग 2 दशक तक इंतजार किया, और वह भी एक गैस के गुब्बारे पर खर्च कर दी। सिर्फ मिसाइल की कीमत ही लगभग $4 लाख बताई जाती है, जो कि एक गुब्बारा फोड़ने के लिए खर्च की गई अविश्वसनीय राशि है। भले ही वो गुब्बारा जासूसी कर रहा था, इंटरनेट पर लोग पागल हो गए। करोड़ों डॉलर के सुपर फाइटर को दुनिया के सबसे महंगे पार्टी गुब्बारे को फोड़ने के लिए भेजे जाने पर चुटकुले खुद ब खुद कुछ ही घंटों में बन गए। और सच कहूं तो हाँ, जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो यह वाकई अजीब लगता है। हालांकि भू राजनीतिक दृष्टि से यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक विदेशी जासूसी प्लेटफॉर्म पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में घूम गया था, और इसका जवाब यह था कि अमेरिका उड़ान की व्यावहारिक ऊपरी सीमा तक पहुंच सकता है और वह जो भी मिले उसे चुपचाप हटा सकता है। हाँ, यह मजाकिया था, लेकिन यह एक संदेश भी था, और जिन लोगों के लिए यह संदेश था उन्होंने उसे पूरी तरह समझ लिया। तो अगर धरती का सबसे उन्नत फाइटर अब गुब्बारे फोड़ने के लिए मशहूर हो गया है, तो असल में रैप्टर के पास और कितना समय बचा है इससे पहले कि कोई नई चीज उसकी जगह ले ले। इसका जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा कि 2020 के दशक के मध्य में रैप्टर असल में कहां खड़ा है, और सच्चाई ये है कि ये एक बूढ़ा चैंपियन है, न कि कोई संग्रहालय की चीज। 2022 तक बेड़ा लगभग 183 एयरफ्रेम्स तक गिर गई थी, और इनमें से भी कम कॉम्बैट कोडेड थे जब आप टेस्टिंग, ट्रेनिंग और हादसों में खोए जेट्स को अलग कर दें। ये लगभग उन 540 सुपर हॉर्नेट्स का 1/3 है जिन्हें यूएस नेवी उड़ाती है, जो ये बताता है कि एयरफोर्स कितनी छोटी फ्लीट को एक बहुत बड़े और लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रही है। और जिन प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए इसे बनाया गया था, वे अब साफ तौर पर मैदान में मौजूद हैं। अब चीन अपने JV स्टेल्थ फाइटर को काफी संख्या में तैनात कर रहा है, जो एक बड़ा ट्विन इंजन जेट है जिसे पश्चिमी विश्लेषक एक गंभीर समकक्ष श्रेणी की मशीन मानते हैं, भले ही वे इसके इंजनों की परिपक्वता और सेंसरों की गुणवत्ता पर बहस करते हों। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के दावेदार के रूप में Su-57 को पेश किया। हालांकि अधिकांश पश्चिमी पर्यवेक्षक इसे दोनों में से कम विकसित मानते हैं। यह सीमित संख्या में तैनात है और इसके कार्यक्रम में कई समस्याएं रही हैं।
वह निर्यात योग्य 5वीं पीढ़ी का जेट जिसे सहयोगी देश वास्तव में उड़ाते हैं वह है F-35, जबकि रैप्टर निर्यात प्रतिबंध के कारण केवल अमेरिका के लिए ही एक हथियार बना हुआ है। तो आप 1990 के दशक में बने एक फाइटर को उन विरोधियों के खिलाफ कैसे प्रासंगिक बनाए रखते हैं जो इसके डिजाइन के समय मौजूद भी नहीं थे? इसका जवाब है आप इसे लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। रैप्टर को कई सुधार पैकेजों के जरिए आगे बढ़ाया गया है, जिसमें इंक्रीमेंट्स, 32B अपग्रेड, नए AIM-9X और AIM-120D मिसाइलों का एकीकरण शामिल है। इसमें बाकी बेड़े से संवाद के लिए बेहतर डेटा लिंक और एक लंबे समय से लंबित हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम ही शामिल है, जैसा कि कमतर जेट्स में सालों से इस्तेमाल हो रहा था। इन सब का मकसद एयरफ्रेम की उड़ान क्षमता को शानदार बनाए रखना रहा है, साथ ही ऐसे सेंसर और हथियार भी जो चुपचाप एक पीढ़ी पीछे न रह जाएं। अब हर रैप्टर को उसकी कीमत के लायक नहीं समझा जाता, ध्यान रहे। एयरफोर्स ने बार-बार 32 पुराने ब्लॉक 20 विमानों को रिटायर करने का प्रस्ताव रखा है, जिन्हें मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तर्क देते हुए कि इन्हें फ्रंटलाइन मानकों तक लाना बेहद महंगा पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने एयरफोर्स को वित्तीय वर्ष 2028 तक इन विमानों को हटाने से रोक दिया है, और तर्क ये है जब वही पैसा ऐसी क्षमता खरीदने में लगाया जा सकता है जो वास्तव में मायने रखती है, खासकर जब उत्तराधिकारी पहले से ही ड्राइंग बोर्ड पर है, तो 3 दर्जन पुराने प्रशिक्षण जेट्स को युद्ध मानक तक लाने में इतनी भारी रकम क्यों खर्च की जाए? अब उस उत्तराधिकारी को अब सार्वजनिक रूप से F-47 के नाम से जाना जाता है। ये अगली पीढ़ी की वायु वर्चस्व प्रणाली श्रृंखला के केंद्र में मौजूद क्रू वाला फाइटर है। मार्च 2025 में एयरफोर्स ने बोइंग को इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब जाहिर है इस विमान के बारे में बहुत कुछ गोपनीय है, लेकिन व्यापक अवधारणा में क्रू वाले फाइटर को बिना क्रू वाले सहयोगी लड़ाकू विमान के साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य परस्पर जुड़े सिस्टम्स का एक परिवार बनाना है। एक क्रू वाला फाइटर बिना क्रू वाले ड्रोन के साथ उड़ता है, जिसे 2030 के दशक और उसके बाद के लिए वही करने के लिए डिजाइन किया गया है जो रैप्टर ने 2000 के दशक में किया था। और अगर आप सोच रहे हैं क्या आप बस और एडवांस्ड रैप्टर नहीं बना सकते, लोगों ने ये सवाल पूछा था और ये सवाल वाकई चौंकाने वाला निकला। F-22 का प्रोडक्शन फिर से शुरू करने की लागत लगभग $50 बिलियन आकी गई, जिससे 194 और विमान बनाए जा सकते थे, जो नासा के पूरे वार्षिक बजट के 2 साल से भी ज्यादा है, और वो भी एक ऐसे फाइटर जेट पर जो पहले ही बन चुका है और एक बार गिराया भी जा चुका है। तो आज रैप्टर की स्थिति यही है। ये अब भी किसी भी दुश्मन के लिए डरावना है जिसे इसका सामना करना पड़े। इसकी संख्या अब भी बेहद कम है, 200 से भी कम एयरफ्रेम्स हैं। ये सच में पुराना हो रहा है और हर साल इसे अपग्रेड करना और भी मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। ये सब एक साथ है, आसमान का सबसे बड़ा शिकारी और एक ऐसा विमान जो चुपचाप अपने ही प्रतिस्थापन के आने की उल्टी गिनती कर रहा है। और ये वाकई एक अजीब दोहरी जिंदगी है। लेकिन गुब्बारे वाले मजाक, बजट की लड़ाइयां और आसन रिटायरमेंट को अलग करते हैं। और वो चीज जिसके लिए रैप्टर को हमेशा बनाया गया था, वो 1981 की पेंटागन ब्रीफिंग के बाद से कभी नहीं बदली। इसे लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही जीतने के लिए बनाया गया था, दुश्मन के पायलट के लिए वो वजह बनने के लिए कि जंग के मैदान के ऊपर का आसमान जोखिम के लायक नहीं है, और हवा में होने वाली सबसे घातक टक्कर को चुपचाप गायब कर देने के लिए, इससे पहले कि कोई गोली चलाए। अपनी तमाम अजीब विरोधाभासों और चौंका देने वाली कीमत के बावजूद यही है अब तक बनाए गए सबसे अविश्वसनीय जेट की विरासत। एक ऐसी मशीन जिसकी सबसे बड़ी जीतें वे लड़ाइयां है जो कभी होती ही नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।